हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 4.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम करने से पहले इसका हम थ्योरी कर लेंगे, यानी हम जानेंगे पहले कि हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से क्वेश्चन जो बेसिस होगा आपका फंडामेंटल थ्योरम्स के ऊपर बेसिस होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ये सब आते हैं, जैसे कि रॉल्स थ्योरम्स है, आपके लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स है, कॉचीज थ्योरम्स है और टेलर्स थ्योरम्स है। तो इनको हम समझेंगे क्या चीज़ होते हैं, उसके बाद जो है इन पे बेसिस प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रॉब्लम 4.4 है। सबसे पहले हम समझेंगे रॉल्स थ्योरम्स क्या है। देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस में रॉल्स थ्योरम्स मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है। तो पहले आप समझ लो कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। वो तो आपको पता होगा नहीं, आप 12th में पढ़े हो, मानता कि पढ़े हो, लेकिन याद होगा कि नहीं होगा। तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको याद होगा, बस मैं जो है अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई कर्व आपका गिवन है और जो उसका एंड पॉइंट है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से उसको मिला दिया जाए, तो ये जो मिलता है लाइन, कर्व को जो लाइन ये काटता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता है कि इस कर्व के बीच में, इस कर्व पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जो इस सेकेंड लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। उस पर अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करें, उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं, तो वो उस सेकेंड लाइन के पैरेलल जरूर हो। ये बोलता है मीन वैल्यू थ्योरम। 12th में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो समझ लो, जो ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई कर्व दिया है, उसका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है उसको मिला दिया जाए, तो कर्व को काटेगा तो उसको सेकेंड लाइन बोलते हैं। तो ये बोलता है मीन वैल्यू थ्योरम कि अगर कर्व का हम स्टार्टिंग और मिड एंड पॉइंट को मिला दें, तो इस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जिस पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो सेकेंड लाइन के पैरेलल हो। ज़रूरी नहीं एक ही पॉइंट हो, दो भी पॉइंट हो सकता है। मैंने बोला कम से कम एक ज़रूर पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट ज़रूर होगा। तो उसी का स्पेशल केस है रॉल्स थ्योरम। तो देखो, रॉल्स थ्योरम के केस में क्या हो जाता है, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम ही। बस एक चीज़ याद रखना कि जो आपका फंक्शन है, जो आपका कर्व है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस समझते हो ना, वो भी समझाना पड़ेगा, वो भी जो समझा दूंगा। पहले समझते हैं रॉल्स थ्योरम को। देखो, रॉल्स थ्योरम बोलता है कि एफ एक्स आपका एक फंक्शन हो जो कि कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में। अब क्लोज इंटरवल बात बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि ए और बी भी इंक्लूडेड है, इसको भी आपको लेने हैं। सपोज करो एफ एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए ए बी, ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये जो ब्रैकेट से हम लोग जो जिस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं ये, तो उसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट अगर कहीं पे आपका लिखा है तो समझ जाना वो क्लोज इंटरवल का साइन है। तो आपका ये जो फंक्शन गिवन रहेगा, जो आपका एफ एक्स गिवन रहेगा, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए गिवन इंटरवल में। जो भी इंटरवल आपको गिवन है, जो दिया है, उसमें वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। बोलो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, तो कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि आपका जो कर्व है, जो आपका ग्राफ है, वो कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं गैप नहीं होना चाहिए। मतलब शुरू से लेकर अंत तक आपका एक तरह से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसको देख लो, आपका यहाँ से शुरू हुआ, कहीं पे आपका कहीं पे ब्रेक नहीं है, कहीं पे गैप नहीं है, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। इसको ऐसे समझ लो शॉर्ट में, ठीक है। यानी हम अगर ए और बी का इसमें वैल्यू हम रखते जाएंगे, जो भी ए और बी दिया है और इसके बीच जो भी पॉइंट्स आएंगे, तो उनसे हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, उससे हमें अनडिफाइंड कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जो डिफाइंड नहीं है, जो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए जो इंडिकेट करेगा कि उस वाले ग्राफ पे या उस वाले कर्व पे है। दूसरा कंडीशन है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। और दूसरा केस इन लोगों ने बना दिया कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं 1 टाइम्स, ठीक है, एफ डैश एक्स कर दूं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है 2x + 2 जो आ रहा, देखो कर्व कोई भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल लेके हम बता रहा हूँ। तो एफ डैश जो एक्स है ना, वो आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए कोमा बी पे। और देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल का ये साइन है। अगर पैरेंथेसिस यूज किया गया है, ये जो ना पैरेंथेसिस होता है,
देखो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया यहाँ पे, इन लोगों ने पैरेंथेसिस का यूज़ किया है, तो ये इंडिकेट करेगा आपका ओपन इंटरवल का। तो अगर ओपन या क्लोज ना भी लिखा हो तो आप समझ जाना स्क्वायर दिया है तो क्लोज है, और ये पैरेंथेसिस का यूज़ किया है तो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो ए और बी है ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये एक्सक्लूडेड है, इसे आपको नहीं लेने हैं, इसके बीच जो पॉइंट्स होगा उसको ही आपको लेके इसमें रखने हैं, समझ रहे हो। यानी ए और बीच में जो भी पॉइंट्स आएगा उसको आपको इसमें रखना है, उससे वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि और डिफरेंशिएबल है, समझ रहे हो फ्रेंड्स। पहले जो फंक्शन दिया उसका एफ डैश एक्स निकाल लेना, उसके बाद जो इंटरवल दिया है उसका जो पॉइंट्स है स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट उससे नहीं लेना है, उसके बीच जो पॉइंट्स होगा उससे ले लेके देखना है। इसमें लेके देखने के बाद आपको मिलता है कि उस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट पे जो गिवन इंटरवल है उस पॉइंट पे आपका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा, तो समझ जाना वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, समझ रहे हो। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का मतलब। और एक और कंडीशन डाल रखा है, 3 कंडीशन। पहला तो a, b पे ये जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, और a, b पे ये आपका डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पर देखो एवरी वैल्यू ऑफ द x इन द ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि एफ ए बी के इक्वल होना चाहिए। अब जो आपका ये है और ये बी है, अगर मैं इसको फंक्शन में रखूं, अगर ए रखूं तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा एफ एक्स, देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो इसे मैं अगर ए रखूं इसमें तो ए स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा। अगर मैं बी रखूं इस फंक्शन में तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b, है ना। तो ये बोल रहा है कि ऐसा रखने से जो हमें आंसर मिले, ए रखने से जो फंक्शन में आंसर मिले, जो बी रखने से जो आंसर मिले, एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर आना नेसेसरी है। तो अगर 3 कंडीशन फुलफिल करता है, अगर आपका गिवन फंक्शन 3 कंडीशन फुलफिल करता है, पहला कि एफ एक्स जो है क्लोज इंटरवल ए बी में होना चाहिए कंटिन्यूअस, दूसरा एफ डैश एक्स जो है ओपन इंटरवल ए बी में होना चाहिए डिफरेंशिएबल, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है कि एफ ए रखे और एफ अगर बी रखे, जो इंटरवल आपने गिवन किया है, तो उसमें इक्वलिटी आनी चाहिए, मतलब दोनों बराबर आना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि रॉस थ्योरम हो गया अप्लाई। तो अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो रॉस थ्योरम ये आपको बोलता है कि देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू सी होगा ऑफ एक्स का इन ए बी पे सो दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये बोलता है कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो ये जो एफ डैश आप निकाले हैं उसमें, जैसे एफ डैश एक्स आपका क्या है, एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे ये रहा 2x प्लस 2 आया था, तो इसमें x की जगह c एक ऐसा ज़रूर वैल्यू आएगा जो इस फंक्शन को, जो इस एफ डैश एक्स को 0 कर दे, समझ रहे हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो ही हमें यहाँ पे आना है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल किया तो हम क्या चेक करेंगे कि कोई तो x का वैल्यू होगा, कुछ तो x का वैल्यू होगा जो इस पूरे को 0 कर दे। जैसे कि इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू -2 कर दे हम यहाँ पे, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, -2 से नहीं होगा, -1 से हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू -1 हम कर दे और +2, तो ये देखो -2 + 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया x का वो आया -1, है ना, -1 आया, और इसी x के वैल्यू को इन लोगों ने c नाम रख दिया, c रखो, d रखो, p रखो, कुछ भी रखो, समझ रहे हो। तो यही बोल रहा है आपका कि तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो एक वैल्यू x का ऐसा ज़रूर आएगा जो f डैश x को पूरी तरह से 0 कर देगा। वो जो वैल्यू होगा उसका नाम हमने रखा है c, ये चीज़ लिखा हुआ फ्रेंड्स। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि ज्योमेट्री पे ये क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो ये रहा आपका ज्योमेट्री। तो सपोज़ करो ये एक आपका कर्व है, इस तरह से ये बी पॉइंट तक है, ए से गया बी तक है, और ए बी को हमने मिला दिया। तो जो बोल रहा है, पहला बोला कि ये होना चाहिए कंटिन्यूअस, तो देखो ए से लेके बी तक कहीं ब्रेक नहीं है, तो ये तो कंटिन्यूअस है, ग्राफ में दिख रहा हमें। और अगर मैथमेटिकली देखना चाहे तो उस फंक्शन में जो भी फंक्शन दिया है उसमें रखो वैल्यू, ओके।
दूसरा है डिफरेंशिएबल, तो दूसरा देखो डिफरेंशिएबल भी है भैया। कहीं से भी कहीं पे हर एक पॉइंट पे हम जो है टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, कोई अगर फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स, अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2s दिया है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें टेंजेंट देता है उस पॉइंट पे ना, एक्स के उस पॉइंट पे क्या देता है, टेंजेंट देता है। तो एक्स का जो जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट बना सकते हैं ग्राफ को। देखो तो दूसरा पॉइंट आपको यही बताना चाह रहा है इसमें, दूसरा जो बोला कि डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वही बोलना चाह रहा है कि इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे हम एक टेंजेंट जरूर बना सकते हैं। और तीसरा केस यहाँ पे बोल रहा है आपका कि जो एफ है एफ बी के इक्वल होना चाहिए। ऑफकोर्स देखो आ रहा है यहाँ पे, देखो ये जो डिस्टेंस है आपका फिक्स है, ये जहाँ से जितना डिस्टेंस वाई से शुरू हुआ है उतना डिस्टेंस यहाँ पे ख़त्म भी हुआ है वाई से, देख सकते हो, इससे ऊपर नहीं है, ये भी देखो यही लाइन पे है ना। तो ऑफकोर्स देखो x का वैल्यू यहाँ पे देखो, x का वैल्यू यहाँ पे दूसरा होगा, x का वैल्यू यहाँ पे दूसरा होगा, लेकिन y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। ये देखो ये वही है स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। तो a वैल्यू रख रहे हैं तो भी हमें y मिल रहा है सेम ही, और अगर हम b वैल्यू रख रहे हैं तो भी हमें y वैल्यू सेम ही मिल रहा है। तो एफ ए बी इक्वल है इस केस में। तो ये तीनों आपका कंडीशन वेरीफाई होता है, तो ही हम यहाँ पे जाएंगे। तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गया तो बोल रहा है कि एक सी पॉइंट्स होगा जो एफ डैश एक्स में रखने पे ज़ीरो कर देगा इसको, यानी सिंपल कहना चाहता है ये tan जो है ज़ीरो, ठीक है ना, tan 0 डिग्री का मामला है ये यहाँ पे देखो। और tan 0 डिग्री तभी होता है जब या तो दो लाइन पैरेलल होते हैं जिनके बीच आपका जो डिग्री नहीं हो, या तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन और होता है, ठीक है ना। तो इस केस में आपका 0 डिग्री का मामला होता है। और डिफरेंशिएशन आपका tan को ही डिनोट करता है, यानी वो सिंपली टेंजेंट को ही डिनोट करता है, और वही tan थीटा निकालने को, और tan 0 का मान तो 0 ही होता है फ्रेंड्स। और ये जो tan थीटा होता है ये कुछ और नहीं एफ डैश एक्स ही होता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ही होता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखो या tan थीटा इक्वल टू 0 लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि सी आपका एक पॉइंट ज़रूर होगा जो कि एफ डैश एक्स में रखने पे एफ डैश एक्स को पूरी तरह से 0 कर दे, यानी सिंपली 0 डिग्री का मामला है tan का। तो देखो यहाँ पे सी एक पॉइंट्स यहाँ पे है, जो ये देखो x यहाँ पे है, तो ये देखो ये इसके पैरेलल आ रहा है, अरे ना पैरेलल, तो 0 डिग्री बनेगा कि नहीं, दोनों के बीच का एंगल बनेगा ना, 0 डिग्री बनेगा है ना। अगर ये कुछ इस तरह से होता, अगर ये ग्राफ आपने लिया ऐसे ये लिया है अपने, तो कुछ इस तरह से ये होता तो x पे कुछ एंगल भी बनाता है ना, x पे कुछ एंगल भी बनाता है, लेकिन ये तो देखो आपका ऐसा बन रहा है ना। तो 0 डिग्री का मामला है ये। देखो एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, मैं आपको एक पॉइंट कब से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं उस कर्व पे जो कि tan 0 हो, ठीक है ना, tan 0 यानी एफ डैश सी, और सी आपका एक से ज़्यादा हो सकता है। मतलब इसमें कहने का मतलब देखो ये क्या आया था 2x + 2 आया था ना, तो ये आपका तो नॉर्मल कर्व है यहाँ पे, तो हालांकि ये कर्व आपका कुछ भी हो सकता है, x का और भी यहाँ पे वैल्यू हो सकता है जो इसमें रखें हम, तो वो आपका 0 आ जाए फिर से, ठीक है ना। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। इस केस में तो एक ही है, लेकिन और भी मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है आपका 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना। तो इस ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। देखो एक सी पॉइंट्स, एक यहाँ पे पॉइंट्स निकला जो कि x के पैरेलल है, मतलब सिंपली tan 0 डिग्री का मामला। C1 भी एक ऐसा पॉइंट्स है जिस पर हम टेंजेंट अगर बनाए तो 0 डिग्री का मामला बन रहा है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल। फिर C2 भी एक ऐसा पॉइंट्स मिल रहा है हमें जहाँ पे 0 डिग्री का मामला बन रहा है। तो ये यहाँ पे इस तरह से मैंने 3 पॉइंट दिखाए, और 3 पॉइंट्स इस फंक्शन में रखे हम यहाँ पे, तो 0 हो सकते हैं। जब स्टार्टिंग में आपको मैंने मीन वैल्यू थ्योरम बताया था, तो यहाँ पे बताया था कि सेकंड लाइन के पैरेलल होना चाहिए अगर उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो सेकंड लाइन लिया था इसमें देखो, इसमें आपका सेकंड लाइन ये वाला इस तरह से काम करेगा, लेकिन ये कर्व को कट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसके भी पैरेलल आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये आपका सी है और यहाँ पे ये दोनों देखो पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है। लेकिन इस केस में हमें x के पैरेलल देखने हैं, ठीक है ना, इस केस में हमें x के पैरेलल देखने हैं। ये भी जो C2 x के पैरेलल है और C1 भी x के पैरेलल है,
सब देखो सब इसके पैरेलल है, ऐसा नहीं है जो लाइन है ये आपका ए और बी को जो मिट कर रहा है ये C1 के भी पैरेलल है, C के भी पैरेलल है, C2 के भी पैरेलल है। तो ये तो मीन वैल्यू को जो है वेरीफाई कर रहा है। लेकिन ये स्पेशल केस है मीन वैल्यू थ्योरम का, रॉल्स थ्योरम, जो कि x के पैरेलल को डिनोट करता है। इसमें देखो x के पैरेलल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि x का पैरेलल ही हो, है ना। लेकिन इस केस में रॉल्स थ्योरम के केस में आपका x का पैरेलल होता ही होता है, क्योंकि भैया यहाँ पे a इक्वल टू बी हो जाता है ना, तो मामला x का इक्वल मतलब y जो है सेम डिस्टेंस पे होता है, इसलिए ये पैरेलल ही होता है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे ही रॉल्स थ्योरम मिले हमें, रॉल्स थ्योरम ने जैसे मतलब रॉल्स ने जैसे ही अपना थ्योरम दिया और भी लोग बैठे नहीं रहे, वो भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। तो उसमें से हमारे एक और थे भैया, क्या नाम था उनका, लैग्रेंज, ठीक है ना। वो भी एक मैथमेटिशियन है, फ्रेंच मैथमेटिशियन था। उसने भी अपना थ्योरम दे डाला। देखो उसने क्या बोला कि मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी देखो ये भी मीन वैल्यू थ्योरम ही है, मैंने बोला ना ये सब मीन वैल्यू थ्योरम से ही निकले हुए हैं। अब देखो इसने क्या बोला, तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एमबीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इज द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, ये पहला मीन वैल्यू थ्योरम था। ये तो स्पेशल केस था मीन वैल्यू थ्योरम का, है ना, स्पेशल केस था जो कि x के पैरेलल को डिनोट कर रहा है, C पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो। लेकिन जो लैग्रेंज का जो मीन वैल्यू थ्योरम था ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम था, पहला मीन वैल्यू थ्योरम था अब डिफरेंशियल कैलकुलस में, है ना। तो लैग्रेंज एमबीटी जो है स्टेट करता है, मतलब ये बोलता है कि फिर वही बोलता है, बात तो वही बोलेगा, बस यहाँ पे खाली चेंज है। वही बोलेगा कि जो आपका फंक्शन है f(x) वो आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए और बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि मैंने आपको भी समझाया। तो ये अगर दो कंडीशन फुलफिल करता है तो आपका तीसरा जो पॉइंट है इस तरह से उन लोगों ने बताया। अब यहाँ पे देखो रॉल्स थ्योरम में क्या बोला, यहाँ पे 3 कंडीशन दिए, तब जाकर चौथे पे आया, बोला कि तभी ऐसा होगा। लेकिन इसने क्या बोला, 2 कंडीशन दी और तीसरा बोल दिया कि तभी ऐसा होगा, है ना। मतलब 3 स्टेप में काम होगा, इसमें चौथा स्टेप तक जाना पड़ा हमें, है ना। तो बोला कि अगर ये देखो क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, बार बताऊंगा नहीं, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ है। तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है आपका फंक्शन, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल जब भी बोलूँ तो f' के बारे में बात कर रहा हूँ, इतना समझ जाना, ठीक है। तो f' जो है ए ओपन इंटरवल ए बी में आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो C पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा ए और बी में, यहाँ पे ओपन का यूज़ किया गया है, याद रखना, ए और बी में, मतलब ए और बी नहीं होगा, है ना, ए और बी के बीच में कुछ होगा। तो ए और बी में C पॉइंट्स ऐसा ज़रूर होगा, मतलब x का वैल्यू ऐसा ज़रूर होगा जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, है ना। तो जब भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का बात है तो फार्मूला लिख देना भैया, और FA निकाल लेना। निकालने के बाद मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर तो है नहीं। यहाँ पे भी FB आपका FA जो है FB माइनस FA दिया है, तो FB FA इक्वल अगर कर दिया जाए तो ये दोनों कट जाएगा, वैसे भी ये 0 आ जाएगा, तो F' इक्वल टू 0, है ना। तो वही फिर से आ जाएगा घूम फिर के, है भी तो मीन वैल्यू थ्योरम ही। कोई ना, जो बोल रहा है वो समझा करो। ये बोलने का प्रयास वैसे ही कर रहा है कि अगर भैया इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो C एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो इस कंडीशन को जरूर फुलफिल करेगा। ये फार्मूला है इसका, इस तरह समझ सकते हो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। अभी देखो मैंने बताया था कि पहला आपका ये थ्योरम होता है, आपने 12th में यही पढ़ा लगा था, ठीक है ना, यही पढ़ा था ना आपने। और मैंने आपको स्टार्टिंग में मीन वैल्यू थ्योरम जब समझाया था तो इसी का यूज़ किया था। इसमें क्या होता है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका देखो, यहाँ पे देखो ए आपका कर्व हो गया और ए से लेके बी आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एंड पॉइंट, तो इन दोनों को मिला दिया मैंने, तो ये आपका सेकंड लाइन बन गया क्योंकि कर्व को कट रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इस कर्व के बीच एक पॉइंट तो ज़रूर होगा जो इस सेकंड लाइन के पैरेलल होगा, है ना, इस सेकंड लाइन के पैरेलल होगा, ये कहना चाहता है ये। देखो उसने सेकंड लाइन यूज़ नहीं किया है, उसने सिर्फ ये बोला कि ऐसा होगा, ऐसा का मतलब ही होता है सेकंड लाइन, ठीक है। ऐसा वो कहने का मतलब ये चाहता है कि इस कर्व के बीच ऐसा एक पॉइंट, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूर होगा जो इस सेकंड लाइन के पैरेलल हो। और इसको आप कोड भी बोल सकते हो, ए और बी को मिला रहा है तो इसको कोड भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा नोट में
C1 C2 C3 और C4 जो है पॉइंट्स है ऑन द कर्व पे, द टेंजेंट जहाँ पे हम टेंजेंट अगर बनाएं तो वो पैरेलल होगा कोड AB के। समझ गए लैग्रेंज थ्योरम्स क्या बोलना चाहता है। ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये B है, ये देखो यहाँ पे B है ना, ये B है और ये है, तो ये B हो गया। और यहाँ पे जो B का वैल्यू रखेंगे उस फंक्शन में तो ये हो जाएगा FB। और सेम थिंग अगर ये पॉइंट से ये वाला, तो अगर यहाँ पे फंक्शन में E रखेंगे तो FE हो जाएगा 10 पॉइंट। मतलब डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए ये सब पॉइंट्स मैंने लिख दिया, ऐसा ज़रूरत नहीं था, बस आपको समझाना है कि यहाँ पे भाई ऐसा केस होता है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम समझते हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो रॉस भैया अपना बोल के चले गए, लैग्रेंज भैया अपना बोल के चले गए, कॉची भैया कैसे चुप रहे थे, तो उन्होंने भी बोला कि चलो भैया मैं भी एक थ्योरम दे ही डालता हूँ। ठीक है, तो देखो कॉची भैया ने क्या बोला है। ये भी एक मैथमेटिशियन था, फ्रेंच का था, फ्रांस का ही था ये। तो ये आपका कॉचिस ने बोला, कॉचिस देखो कॉचिस जो एक टाइप का मीन वैल्यू थ्योरम ही है, ये एक्सटेंडेड है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम इसको बोल सकते हो। एक्सटेंडेड मतलब मीन वैल्यू थ्योरम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, मतलब थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाए ना, तो कुछ जोड़ दिया जाए उसको। बोलो एक्सटेंड मतलब क्या होता है, कुछ बढ़ाना, एक्सटेंड करना, तो उसमें कुछ बढ़ा दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड, है ना। तो ये आपका सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम बोलो चाहे एक्सटेंड मीन वैल्यू थ्योरम बोलो, डिफरेंशियल कैलकुलस में इसको कॉचिस भैया बोलते हैं। कॉचिस क्या बोलते हैं कि देखो कॉचिस भैया ने क्या ऐड कर दिया, एक और फंक्शन जोड़ दिया, इसलिए एक्सटेंड हो गया ना। ये f(x) तो था ही, एक g(x) भी जोड़ दिया। बोला इन्होंने कि f(x) और g(x) दो फंक्शन आपको लेने हैं भैया। मेरा अगर थ्योरम अप्लाई करना है कहीं पे तो आपको दो लेने पड़ेंगे फंक्शन, पहला लो f(x), दूसरा लो g(x). तो f(x) और g(x) जो आपका फंक्शन होना चाहिए वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए इंटरवल a और b में। उन लोगों ने fa लिया था, एक फंक्शन लिया था f(x) और बोला था कि इस क्लोज इंटरवल में होना चाहिए क्या, कंटिन्यूअस। लेकिन इन्होंने दो फंक्शन लिया और बोला कि इसमें कंटिन्यूअस दोनों को दोनों होना चाहिए, एक नहीं दोनों होना चाहिए इसी इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस। और जो आपका f(x) है और g(x) है वो एडजस्ट करना चाहिए ab, मतलब सिंपली दोनों डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a और b में। देखो बोला तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जैसा ही बोल रहा है ये कि भैया वही चीज़ होना चाहिए, ये आपका कंटिन्यूअस और वही डिफरेंशिएबल, बस फंक्शन एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो फिर इन्होंने बोला कि अगर दो कंडीशन ये फुलफ़िल कर रहा है तो तीसरा भी कंडीशन ज़रूर फुलफ़िल करेगा। वो कंडीशन ये रहेगा कि C पॉइंट्स ज़रूर होगा, C पॉइंट्स ज़रूर होगा उस f(x) में जो उसको कम्प्लीटली इस तरह से ज़ीरो कर दे, चाहे इसको बोले सिंपली डिफाइन करे इस तरह से, है ना। तो उसने यही बोला आपका कि ये एक फंक्शन है और f(x) दूसरा फंक्शन g(x) ये कंटिन्यूअस हो और f' और g' आपका ये डिफरेंशिएबल हो, तो C एक ऐसा ज़रूर पॉइंट्स होगा जो इस कंडीशन को ज़रूर फुलफिल करेगा। ठीक है ना, इस कंडीशन को ध्यान से देख लो। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे g' नॉट इक्वल टू 0, मतलब g' आपको 0 नहीं लेने हैं। देखो ये नीचे है और नीचे 0 नहीं होता है ना, देखो 1 बटा अगर 0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए बोला कि ये 0 होना नहीं चाहिए। देखो फ्रेंड्स घबराने की बात नहीं है, इसमें बस दो फंक्शन है और कुछ नहीं। मैं आपको इसको ग्राफ से भी माध्यम से दिखा देता हूँ। देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका देखो, यहाँ पे देखो ये फंक्शन आपका f(x) मैंने ले लिया और ये जो फंक्शन आपका लिया मैंने g(x) लिया और इसको इसी तरह से ड्रॉ किया है मैंने कि दोनों जो है इंटरवल a और b में ही है। आप देख सकते हो a और b में, क्लोज इंटरवल a और b में फंक्शन लाई कर रहा है, मतलब इसके पीछे कंटिन्यूअस है। तो ये जो आपका कंडीशन दे रखा है इन लोगों ने, इसके माध्यम से यही ये कहना चाहते हैं कि देखो ये इस ग्राफ का g(x) का देखो, ये पॉइंट्स आपका स्टार्टिंग है, ये एंड पॉइंट है, इसको मिला दिया तो ये कोड बन गया आपका। तो mn एक कोड है, तो बोला कि इस ग्राफ या कर्व पे एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जो इस mn के पैरेलल होगा, मतलब उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें उस पॉइंट पे तो ये mn के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये g(x) के लिए हो गया। सेम f(x) के लिए भी यही बात बोला गया है कि इस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जो कोड AB के पैरेलल ज़रूर आएगा, मतलब उस पर टेंजेंट अगर बनाएं हम, टेंजेंट ड्रॉ करें तो AB के पैरेलल वो ज़रूर होगा।
और दोनों टेंजेंट को मिला दिया जाए तो कुछ ना कुछ एंगल ज़रूर मिलेगा। देखो दोनों कर्व को अगर सिंगल सिंगल देखा जाए तो दोनों अपना लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, है ना, कोड के पैरेलल है, ये भी कोड के पैरेलल है। बस कॉची ने दो यहाँ पे फंक्शन ले लिया और दोनों का इंटरवल इक्वल रखा है, ए और बी तक दोनों सीमित है। तो ये ग्राफ आपको यही बताता है। तो कॉचीज थ्योरम ये कहना चाहता है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और दोनों सेम इंटरवल में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, उनका मतलब डैश किया जाए, एफ डैश एक्स किया जाए, जी डैश एक्स किया जाए, तो डिफरेंशिएबल दोनों आ रहे हैं, तो उन दोनों में सी पॉइंट्स कॉमन ज़रूर होगा। मतलब जो सी पॉइंट्स है ना, जो सी पॉइंट्स है उन दोनों में होगा, समझ रहे हो, उसी में दोनों में होगा जो उनके कोड को पैरेलल, उनके कोड के पैरेलल है। मतलब उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो पैरेलल है। देखो यहाँ पे अगर सी, देखो सी पॉइंट जो है यहाँ पे है ना, तो ये सी आपका एक्स एक्सिस पे है ना, सी तो आपका एक्स ही रहेगा। तो ये देखो पूरी तरह से इस पे जो है इस पॉइंट पे भी आ रहा है और इस पॉइंट पे भी आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जो आ रहा है ये कोड जो आपका ये टेंजेंट इस पर मैंने ड्रॉ किया और ये कोड के पैरेलल है, जी एक्स के जो कोड है यहाँ पे ये पैरेलल है इसके। सेम थिंग ये भी आपका सी ही है, तो इस पर मैंने टेंजेंट अगर ड्रॉ किया तो ये देखो ये जो कोड ए बी है इसके ये पैरेलल आ रहा है ना। तो सी पॉइंट से जो दोनों कोड को आपस में पैरेलल कर रहा है ना, दोनों कोड से पैरेलल हो रहा है। तो इन दोनों केस में यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, इसमें भी 0 डिग्री आपका बनेगा tan। देखो इससे कोई मतलब नहीं हमारा, यहाँ पे जो भी एंगल बने उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें भैया इस कंडीशन को फुलफ़िल करने हैं। तो ये सिर्फ यही कहना चाहता है। और ये जो आपका कंडीशन आया ना, ये लैग्रेंज सी आया, देखो लैग्रेंज कैसा है बताता हूँ आपको। ये एफ डैश एक्स आपने लैग्रेंज में क्या सीखा था, उसमें आपने सीखा था कि एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए होता है ना। यहाँ पे एक और फंक्शन लिया जी डैश एक्स, तो यहाँ पे आपका जी बी माइनस जी ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। आपस में इनको हम डिवाइड करें, ठीक है ना, डिवाइड कर दे तो आपका देखो ये वाला कट जाएगा, है ना, तो कट जाएगा तो ये ऊपर बचेगा, ये नीचे बचेगा, तो फाइनल आपका तो मिल गया यही ना। तो ये लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है, मतलब मीन वैल्यू की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, तो वही चीज़ है। बस ये समझो सी पॉइंट्स दोनों में कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं फ्रेंड्स टेलर्स थ्योरम के बारे में। तो देखो टेलर्स थ्योरम ये बोलता है कि लेट कर लेते हैं कि एफ ए प्लस एच बी एफ फंक्शन है और जिसमें वेरिएबल एच है और ए आपका जो कांस्टेंट रहेगा, ए जो इसमें है आपका ये कांस्टेंट रहेगा और एच यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, मतलब एक्स के जगह एच यहाँ पे काम करेगा, है ना। ए इज़ एनी कांस्टेंट वैल्यू है, देन एफ ए प्लस एच जो है कैन बी एक्सप्रेस इन द असेंडिंग पावर ऑफ एच सच दैट, इस तरह से उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब अगर हम कोई फंक्शन ले एफ ए प्लस एच और उसमें एच आपका वेरिएबल हो और ए आपका कोई कांस्टेंट हो, तो उसको हम जो है इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं असेंडिंग पावर ऑफ एच, ए के असेंडिंग पावर में, मतलब बढ़ते हुए एच के पावर में। यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ये असेंडिंग पावर ऑफ एच है। तो ये जो आपका आया है टेलर्स थ्योरम, ये आया कैसे है, इसका प्रूफ देखो यहाँ पे। देखो इसमें जो एफ ए आपका रहेगा, एफ ए चाहे एफ डैश ए चाहे एफ डबल डैश ए आपका जो रहेगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पे जो है वैल्यू है एफ एक्स का, है ना। यहाँ पे देखो एफ ए का मतलब ये है कि एफ एक्स है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स है एट पॉइंट किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे। मतलब अगर इस फंक्शन में ये आपका कहाँ गया एफ, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स आपका कोई फंक्शन दिया है जैसे स्क्वायर प्लस 2x दिया है, तो उसमें हम ए रखे तो जो आएगा वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2a जो वैल्यू आएगा वही आपका वैल्यू, मतलब एफ एक्स का वैल्यू है एट पॉइंट ए पे, है ना। उसी तरह से एफ डैश ए भी है आपका, अगर एफ डैश निकाल ले तो एफ डैश एक्स निकालते हो फिर उसमें ए रखते हो तो जो वैल्यू आता है वो आपका एफ डैश ए है। सेम थिंग आपका डबल डैश भी है, डबल डैश कर लो फंक्शन का, फिर आपको उसमें ए रखना है, जो वैल्यू आएगा आपका एफ डबल डैश ए है। इस तरह से ये चीज़ें आपकी चलती जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने बता दी आपको, ये सिर्फ इसमें जो चीज़ें है दिख रही है आपको उसका मतलब समझाया मैंने। अब देखो प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लेट करना होगा, क्योंकि हमने लिखा था कि एफ एक भी फंक्शन है ये।
तो ये यहाँ में फंक्शन लेट किया और फंक्शन कुछ इस तरह से है ए नोट प्लस ए वन एच प्लस एच टू नहीं होगा यार, ए टू होगा, ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब, इस तरह से डॉट डॉट करके ए एन एच के पावर एन तक जाएगा और भी आगे जाएगा। तो ये हमने फंक्शन लेट कर लिया यहाँ पे। तो जो आपका ए नोट ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन तक जो भी है ये आपका कांस्टेंट है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। और जो आपका एच है वो तो वेरिएबल है, हमने बता दिया आपको एच आपका इस केस में वेरिएबल है, मतलब एक्स की जगह पे यहाँ पे एच यूज़ कर रहे हैं हम। आपका क्या हमने इसे जो है इसे इक्वेशन 1 बोल दिया इस फंक्शन को। और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एच के रिस्पेक्ट में, इसको हम एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ए प्लस एच हो जाएगा। और जो आपका ये कांस्टेंट टर्म है ना ये 0 हो जाएगा, तो बाकी ये वाला सब बचेगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, एच यहाँ पे वेरिएबल है, तो बस अब डिफरेंशिएशन तो करने आता ही है, तो वही सिंपली डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं। ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया, यहाँ पे एच आपका 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 बचेगा। इस तरह से ये ए टू एच हो जाएगा, है ना। ये सिंपली डिफरेंशिएशन है और यहाँ तक आप कर लो, कुछ इस तरह से आएगा। दूसरा बार आपको फिर से डिफरेंशिएट करने हैं। तो ये जो आपका डिफरेंशिएशन आया एफ डैश ए प्लस एच आया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। तो जब दूसरे बार करोगे एफ डबल डैश आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, जो उसके पहले वाला कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा और बाकी बचा इस तरह से आपका होगा। सिंपली डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स, एच यहाँ पे वेरिएबल मान के चलो और ये जो A1 A2 इस तरह से ये सब कांस्टेंट है, तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। फिर से एक बार करो एच के रिस्पेक्ट में, तो आपको फाइनली यहाँ पे आपको ट्रिपल डैश मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे डैश छूट गया मेरा, एफ ट्रिपल डैश, तो कुछ इस तरह से आपका मिलेगा। तो यहाँ से आप देखो फैक्ट यहाँ पे जो है ना इस तरह से बढ़ता जा रहा है 3 2 1। इस बार और करोगे तो इस बार ये वाला 0 हो जाएगा और उसके बाद वाला जो टर्म होगा उसका चलेगा, है ना। तो इस तरह से एक एक टर्म यहाँ पर 0 होता जा रहा है, तो इसे फोर्थ बोलो और लास्ट में आप समझ ही रहो ये जो पावर है इससे मल्टीप्लाई होता जा रहा है इस तरह से, और यहाँ पे लेस होता जा रहा है n-3 हो गया n-2 से। अब देखो हम इसी तरह से इसको n टाइम तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब इसका जो फंक्शन ये इसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मतलब हम देखेंगे कि अंततः हो क्या रहा है, जितने भी कांस्टेंट टर्म है एक एक करके 0 हो रहा है, तो अंततः सारे 0 हो जाएंगे, बस आपके जो an आपके बचेंगे वो वाले बचेंगे टर्म। तो an वाला टर्म बचेगा और उसके बाद वाला टर्म आपका बचेगा। तो देखो an वाला जब टर्म बचेगा nth डेरिवेटिव अब निकालोगे कुछ इस तरह से होगा ये, और an के बाद जो टर्म होगा जो कि an+1 होगा वो आपका इस तरह से होगा। तो इसमें कुछ नहीं, an+1 में आपका n+1 सिर्फ इसमें है जुड़ा हुआ, बाकी आपकी ये वाली टर्म है ना। इसे इक्वेशन 5 बोल लो। अब देखो आपको क्या करने हैं, h 0 रखने हैं, जहाँ जहाँ भी h है वहाँ पर 0 करना है। किसमें 1 2 3 और 4 5 में, मतलब 1 से लेकर 5 जो इक्वेशन आपने बनाए हैं उसमें आप क्या करो h = 0 करो। तो जैसे ही 0 करोगे ना तो जो भी h का कोफिशिएंट होगा पूरा वो पार्ट 0 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये तो पूरा पार्ट इधर 0 हो जाएगा। अगर 3 में रखोगे तो ये देखो पूरा पार्ट इधर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, यही बचेगा, है ना। ये कांस्टेंट वाला टर्म बचेगा, तो 2.1 और आपका a2 बचेगा। तो यहाँ से आप जो है क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप a2 निकाल सकते हो, सिम यहाँ से a3 निकाल सकते हो, और इस यहाँ पे आप जो है कहाँ गया a0 निकाल सकते हो। इसमें यहाँ से a0 निकाल लोगे, यहाँ से a1 निकाल लोगे, जहाँ जहाँ h है वहाँ पे 0 रखोगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो देखो यहाँ से 0 रखा इक्वेशन 1 में, तो आपको यहाँ पे a0 मिला आपको, मतलब a0 = fa मिला, a1 = f डैश a मिला, और a2 = आपका यहाँ पे a2 = देखो यहाँ पे क्या मिला, f डबल डैश a डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। अब बोलोगे ये कैसे फैक्टोरियल 2 आया, तो भैया 2.n आया था a2, ठीक है। तो 2.n को हम फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा कुछ इस तरह से। सेम ट्रिपल डैश भी आप कर सकते हो। तो इस केस में आया था 3 2 1, और 3 2 1 कुछ और नहीं, फैक्टोरियल 3 है, ये डिवीज़न में जाएगा, तो ये ट्रिपल डैश ये डिवाइड बाई 3, है ना। तो इस तरह से आप निकाल लो, एन भी आप उसी तरह से निकालोगे तो ये फैक्टोरियल एन हो जाएगा। ये कुछ और नहीं, n × n-1 n-2 डॉट डॉट करके इस तरह से आ रहा है, तो ये कुछ और नहीं फैक्टोरियल n ही है।
तो ये फैक्टोरियल एन इससे डिवीजन में जाएगा तो एफ एन ए डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन होगा ए एन का वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आपने निकाला A1 A2 A3 A4 मतलब जो भी निकाला आपने ए का, तो उसको आपको पुट करना है किसमें, पुट इन इक्वेशन 1 में। ये जो फंक्शन आपने लेट किया था ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसमें आपको और A0 A1 A2 का जो वैल्यू निकाला आपने रखना है उसको उसमें। तो जब रखोगे ना तो फाइनली आपको ये मिलेगा। तो हमने क्या किया, जहाँ पे A0 था वहाँ पे FA लिख दिया, क्योंकि देखो A0 इक्वल टू FA है। और जो F उसकी जगह क्या था, उसकी जगह A2 था, A2 की जगह क्या निकाला था हमने, A2 की जगह F डबल डैश है ना, हाँ ठीक है, A2 की जगह F डबल डैश A बाई फैक्टोरियल 2 था। देखो ये रहा आपका। और A1 क्या निकला था, तो A1 आपका कहाँ गया, A1 ए रहा, F डैश A तो F डैश A रहा, ठीक है। H में कोई चेंज नहीं, H आपका एज इट इज है, बस आपको A1 A2 A3 जो निकाला था आपको उसको रिप्लेस करना उसमें। तो जब इसको रखोगे तो फाइनल आपको ऐसा मिलेगा, जो कि कुछ और नहीं, टेलर्स सीरीज़ है ये। तो इसको टेलर सीरीज बोलो या टेलर्स थ्योरम बोलो, बराबर है बात। अब आगे समझते हैं। अब देखो, अगर हम A की जगह 0 कर दे, इसमें A की जगह 0 कर दे और H की जगह X कर दे, तो देखो क्या होगा, जहाँ जहाँ भी A है वहाँ पे 0 कर दो और जहाँ जहाँ भी H है वहाँ पे X कर दो। तो जब ऐसा आप करोगे तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़ बोलते हैं इसको। अब ये टेलर सीरीज़ है, मैक्लॉरिन सीरीज़ बन गया तब बना जब A इक्वल टू 0 किया मैंने और H इक्वल टू X किया। तो फ्रेंड्स अगर टेलर सीरीज़ आता है तो मैक्लॉरिन सीरीज़ भी आता है, कुछ और नहीं। तो जो नेक्स्ट हमारा जो होगा 4.5 वो हमारा मैक्लॉरिन सीरीज़ पे बेसिस क्वेश्चन है। अगला समझते हैं टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो इसको समझते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होता है। इस पे बेसिस बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसे हम देख लेते हैं। तो देखो एफ एक्स हो गया आपका, एफ डैश एक्स आपका, एफ डबल डैश एक्स, डॉट डॉट करते जाएगा ये n-1 तक x जो जाएगा। ये सारे आपके कंटिन्यूस होना चाहिए, ये आपके a प्लस h इंटरवल में। तो यहाँ पे b की जगह a प्लस h का यूज किया गया है। तो आपका इंटरवल दिया गया यहाँ पे a प्लस h के इंटरवल में ये जो आपके फंक्शन है, जिस तरह से ये आप दिया गया है कि आपको जो फंक्शन दिया है उसका पहले उसको चेक करो कि इसमें है कि नहीं कंटिन्यूस। अगर एफ डैश एक्स चेक करो वो भी कंटिन्यूस है कि नहीं, एफ डबल डैश चेक करो वो भी कंटिन्यूस है कि नहीं। इस तरह से n-1 तक आपको चेक करने हैं, चेक करने नहीं है, कहने का मतलब है कि ऐसा होता है ना, ये नहीं कि आपको चेक करने हैं। अगर ऐसा है कंटिन्यूस है इस इंटरवल में और f जो है n टाइम्स तक जो है x का एग्जिस्ट करता हो a और a प्लस h में एग्जिस्ट करता है उसका वैल्यू, तो उनमें जो है थीटा एक क्या है, थीटा यहाँ पे एक नंबर है ना, एंगल नहीं है कोई, एक नंबर है। तो थीटा एटलीस्ट 1 रियल नंबर थीटा जरूर होगा, एक थीटा का मान जरूर होगा जो 0 और 1 के बीच लाई करेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो फंक्शन है आपके जो इस तरह से दिए गए वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। और दूसरा जो n टाइम तक डेरिवेशन है उसमें अगर x मतलब इस इंटरवल के अंदर जो वैल्यू है उसको हम रखें तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। अनडिफाइंड का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक फंक्शन लूँ 1/x और यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर दूँ, तो देखो इस केस में क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब एट x इक्वल टू 0 पर जो है ये वाला जो फंक्शन है आपका अनडिफाइंड है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो थीटा एक ऐसा नंबर आएगा आपके सामने, कम से कम एक तो नंबर आएगा जो 0 और 1 के बीच आएगा, और 0 और 1 के बीच आएगा तो कुछ इस तरह से उसका इस तरह से एक्सप्रेशन होगा, एफ ए प्लस एच, इस तरह से एफ ए एच एफ डैश ए, सेम थिंग है जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये है ना टेलर सीरीज़। तो टेलर सीरीज जैसा ही है, बस यहाँ पे आपका एफ एन जो है यहाँ पे ए प्लस थीटा एच हो गया, यहाँ पे माइनस होगा n-1, ठीक है, n-1, और यहाँ पे भी n-1 होगा। तो h के पावर n-1 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-1 और f n-1 है और ये है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। मतलब सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि थीटा
एक निकालने का तरीका, थीटा निकालने का यहाँ पे एक तरीका है। थीटा एक ऐसा नंबर आएगा जो 0 और 1 के बीच लाई करेगा। अगर एक कंडीशन फुलफ़िल होता है तो, ये दो कंडीशन अगर फुलफ़िल होते हैं तो थीटा एक नंबर ज़रूर आएगा जो इस फंक्शन में रखने से निकल जाएगा, है ना। और ये सब निकालना तो आसान है, फंक्शन आपका दिया रहेगा, बस आपको निकालना है। एफ ए निकालना है, एफ डैश ए निकालना है, एफ ए प्लस एच, है ना। एफ ए प्लस एच तो आपका गिवन रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको करने हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ए इक्वल टू 0 और एच इक्वल टू एक्स। देखो प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आ जाएगा यार, टेंशन नहीं लेने का। और देखो इसी फंक्शन में अगर ए की जगह 0 कर दे और एच की जगह एक्स कर दे, जो कि हमने यहाँ पे कार्य किया था, सेम जो यहाँ पे काम किया था ना, मैक्लोरियन सीरीज निकालने के लिए। ए इक्वल टू 0 किया था, एच इक्वल टू एक्स किया था इसमें। बस इसमें थीटा नहीं था भैया, यहाँ पे थीटा जुड़ गया, है ना। ए प्लस थीटा हो गया, थीटा एच हो गया। तो इस केस में अगर ए 0 और एच एक्स करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, मतलब जहाँ जहाँ है एच वहाँ पे एक्स करो और ए जहाँ जहाँ 0 करो तो इससे मिलेगा आपको। तो इस तरह से फंक्शन मिलेगा। तो जो ये फंक्शन मिलेगा ना, जिस तरह से ये मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है, जिस तरह से ये मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्लोरियंस थ्योरम विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बोलते हैं। मैक्लोरियन ही मिल रहा है ना, ये जो आया आपका ये तो था, इसको मैंने क्या बोला था, मैक्लोरियन सीरीज बोला था। अब इसमें थीटा है इसलिए इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, मैक्लोरियंस थ्योरम विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इसका नाम हो गया। और ये जो है ना, ये है, ये आपका टेलर थ्योरम है विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। थीटा है इसी कारण रिमाइंडर का यहाँ पे नाम दिया गया, मतलब एक नंबर ज़रूर आएगा, रिमाइंडर, है ना, शेष ज़रूर आएगा जो इन दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद मिलेगा। समझ रहे हो, उसमें सीरीज़ का यूज़ किया गया, मैक्लोरियन सीरीज, टेलर सीरीज़। यहाँ पे आपका रिमाइंडर का यूज़ किया गया, टेलर थ्योरम विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और मैक्लोरियन थ्योरम विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। देखो अच्छे से समझाया इसको मैंने अपने से, क्योंकि ये ज़रूरी है समझना। जरूर करोगे नहीं ना तो समझ में नहीं आएगा ना, जब तब तक प्रॉब्लम होगा ही नहीं। पूरी तरह से बेसिस थ्योरी के ऊपर ही। इसमें फ्रेंड्स प्रैक्टिकल बहुत कम समझ में आता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा समझना होता है ये इस टाइप का थ्योरम्स में, तो इसलिए मैंने आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया समझाने में। अब हम करेंगे प्रॉब्लम 4.4। पहला क्वेश्चन, पहले में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो पहला करते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम एफ एक्स दिस इंटरवल किसमें, -2, 3 में। तो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो रोल्स थ्योरम समझ गए हैं हम लोग अच्छे से, ये रोल्स थ्योरम है। इसमें 3 कंडीशन बस वेरीफाई करने का मतलब क्या है, जो कंडीशन बोल रहा है, जो कंडीशन हमने समझा है, उन तीनों को एक एक करके प्रूफ करना। पहला कि इसमें ये क्या है, इसमें ये कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, इसमें डिफरेंशिएबल है, तो हमें इसको ले जाना है यहाँ पे, मतलब 0 आ जाए तो काम हो गया, बस यही तो करना, करते हैं इसको। तो देखो ये फंक्शन है, अब चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन पे जाएंगे हम लोग। तो पहला हमारा जो है चेकिंग होगा कि ये इस इंटरवल में एक क्लोज इंटरवल लेना है, आपको याद रहे। ओपन इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल दिया है डिफरेंशिएशन के लिए, लेकिन क्लोज आपको लेने हैं कंटिन्यूअस के लिए। तो ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन कुछ और नहीं, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। आप पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा आपका कंटिन्यूअस होता ही होता है, वो ऐसा खींच के कैसे भी हो, ठीक है ना। बस एक बार चला गया तो वो अंत तक आपका रुकेगा, कहीं ब्रेक नहीं होता है। तो पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस ज़रूर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको आपको ऐसे सॉल्व करने हैं कि जो आपका एफ एक्स है, जो आपका एफ एक्स है x + 2 का क्यूब, x - 3 का 4, ये आपका कंटिन्यूअस इन इंटरवल क्लोज लेना है, -2, 3। ओके, तो इसमें ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि क्या है, ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और 12th में हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है, पॉलिनोमियल है। अगर फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूज़न हो ना तो आप एक काम करना, इस पॉइंट को, जो पॉइंट आपका गिवन रहेगा उसको आप उसको रख के देखना, उसमें इस फंक्शन में रख के देखना। अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू तो नहीं आ रहा ना जो कुछ अजीब हो। 0 आया चलेगा, कुछ भी आया चलेगा, लेकिन कुछ अजीब ना, अनडिफाइंड नहीं आ जाए, तो उस केस में जो है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये तो फर्स्ट चेकिंग हो गया।
दूसरा चेकिंग, देखो रॉल्स थ्योरम वाला चेकिंग कर रहे हैं हम, रॉल्स थ्योरम जैसा था बता। दूसरा एफ डैश एक्स, ये आपको देखने हैं। तो एफ डैश एक्स कैसा कर लो, यहाँ पे फ्रेंड्स पावर 3 है, ओके। तो इसका एफ डैश एक्स कर लो, तो देखो 3x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसको दूसरे वाले को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और प्लस अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x - 3 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इसको x + 2 को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हमारा होगा। तो ये जो हमारा एफ डैश एक्स आया है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट कर रहा है। इज एग्जिस्ट, यहाँ पर लिखो एग्जिस्ट या डिफरेंशिएबल लिखो, एग्जिस्ट इन इंटरवल। इंटरवल क्या है आपका -2, 3 है, यानी -2 और 3 एक्सक्लूडेड है, इसे लेना नहीं है इसमें, -2 और 3 को छोड़ के, क्योंकि इसमें -2 लोगे ना और यहाँ पे -3 लोगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं करना अभी हमें। तो -2, 3 का आपको छोड़ के बाकी जो वैल्यू हैं वो आपको लेने हैं, और उनसे जो है कोई वैल्यू निकल के आए, कुछ रियल वैल्यू निकल के आए, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल के अंदर। तो ऑफकोर्स ये है, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट सी हैं ऐसे -2 और 3 जो इसमें रखने से 0 आ रहे हैं, बाकी हम कोई रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आएगा, है ना। अब देखो तीसरा वाला केस चेक करते हैं, इसमें 3 केस है, रॉल्स थ्योरम में 3 चीज़ चेक करने हैं। अब हमें एफ ए और एफ बी चेक करने हैं, एफ ए और एफ बी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ए की जगह -2 है, बी की जगह 3 है, तो हम एफ -2 चेक करेंगे, यानी फंक्शन में क्या रखेंगे, एफ -2 रखेंगे। तो देखो इसमें -2 रखेंगे तो क्या होगा, तो x की जगह -2 तो +2 हो जाएगा, और 3, और x जगह x की जगह यहाँ पे, और यहाँ पे -2 - 3 पावर 4 है ना, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और पूरे पार्ट को 0 कर देगा। दूसरा देखते हैं, f -3 नहीं है, सिर्फ 3 है, ठीक है। तो 3 रखते हैं फंक्शन में इसमें, तो x की जगह 3 + 2 हो जाएगा ये, और पावर 3 हो जाएगा, और 3 - 3 हो जाएगा, और पावर 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको भी 0 कर डालेगा ये, तो 0 हो गया। तो देख सकते हैं हम f -2 जो है इक्वल आ रहा है f3 के, ठीक है। तो ये भी कंडीशन भैया फुलफिल हो गया, तीसरा फिल हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया, तीनों फुलफिल हो गए। तो हम जा सकते हैं, हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। आगे प्रोसेस करने का मतलब है कि जो C है पॉइंट वो निकाल सकते हैं। हैंस द कंडीशन, आप लिखो, ये सब करने के बाद आपको लिखने हैं, तीनों कंडीशन करने के बाद आपको लिखने हैं, द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है वेरीफाइड, जो बोलो सेटिस्फाइड ही बोलो, वेरीफाइड तो लास्ट में कर देंगे, ठीक है। चलो वेरीफाइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना फ्रेंड्स, वेरीफाइड लिखो यार, वेरीफाइड और सर्टिफाइड दोनों चलेगा। तो उसमें रॉल्स थ्योरम में यही बोला गया कि अगर तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो एफ डैश सी जो है ऐसा, सी एक ऐसा पॉइंट्स आएगा जो एफ डैश एक्स को 0 कर देगा। तो आपको क्या करना है, इस एफ डैश में, जो कि एफ डैश आपका ये मैंने निकाला हुआ है, ये वाला है ना, इसमें आपको क्या करने हैं, सी रखने हैं, इक्वल टू 0 भी करना है आपको, और एक जहाँ पे वहाँ पे सी रखो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ डैश सी, जहाँ पे एक्स है कहाँ गया, एक्स जहाँ वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी रख रहा हूँ। तो देखो 3c + 2 के पावर 2 और c - 3 के पावर 4 + 4c - 3 के पावर 3 और c + 2 के पावर 3, ये है आपका c कर दिया मैंने। अब इक्वल टू ये क्या है, 0 है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा इधर, और ये चीज़ें आपके हैजिटेज लिख दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको, इस वाले पार्ट को इस साइड भेज रहा हूँ, इस साइड। तो जब इस साइड में भेजूँगा तो क्या होगा, एक माइनस में हो जाएगा ये, और हो जाएगा c - 3 का 3 और c + 2 का क्यूब, और इक्वल ये वाला पार्ट 3c + 2 का स्क्वायर और c - 3 का पावर 4। अब देखो क्या होगा, कटने वाला कटेगा आपका, देखो यहाँ पे पावर 2 है ना, यहाँ पे पावर 3 है, तो एक पावर यहाँ पे बच जाएगा, c + 2 यानी बचेगा, और यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आपका एक पावर बच जाएगा,
है ना, c-3 बचेगा यहाँ पे। तो इधर देखो क्या बचा, इधर बचा -4 और ये आपका c+2 बचा, इधर क्या बचा 3 बचा और यहाँ पे 1 बचा c-3। मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, तो जब इसको इससे करोगे तो -4x - 8 आएगा। इसको करोगे तो आपका 3c, x मत लिखो c लिखो, c है ना, तो 3c और लिखे 9। उसके बाद जो इस c वाला को एक साइड करो, तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको इस साइड ला रहा हूँ और 9 को इस साइड ले जा रहा हूँ। तो ये देखो -8 है, इस साइड ए जाएगा तो +9 हो जाएगा और 3c है, इस साइड ए जाएगा तो ये 4c हो जाएगा, c हो जाएगा c। यहाँ पे 9 में सेट जाएगा तो 1 बचेगा और 3c और 4c आपका 7c हो जाएगा। और तो c का वैल्यू 1/7 आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जो c आपका पॉइंट्स है तो लिखेंगे यहाँ पे द वैल्यू c = 1/7 जो है लाई कर रहा है, लाइज इन इंटरवल किसमें, -2, 3 में। जो इंटरवल दिया था ना उसी के पीछे लाई कर रहा है। देखो इसी में आ रहा है ना, इससे ना बाहर जा रहा है ना इससे इधर अंदर, मतलब अंदर ही आ रहा है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जा रहा है। ये 1/7 जो वैल्यू निकल के आएगा वो -2 और 3 के बीच ही आएगा, मतलब 3 में इसी में आएगा, इसी इंटरवल के अंदर आएगा, इसीलिए इसमें लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आगे हम सो दैट रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड, है ना। अब यहाँ पे लिखो रोल्स थ्योरम फाइनली वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड तो उसी समय हो गया था जब 2 कंडीशन कर दिया तो तीसरा आपका निकल गया सी यहाँ पे। तो इस तरह से आपको लिखना है फ्रेंड्स, है ना। और यहाँ पे हो सका तो सेटिस्फाइड यूज़ करो जिससे हम यहाँ पे वेरीफाइड यूज़ कर पाए, ठीक है। तो इसको हटा ही दो तो अच्छा है, सेटिस्फाइड यूज़ करो। इसी तरह से फ्रेंड दूसरा भी है, y = e⁻x sin x - cos x दिया है और इस इंटरवल में ये बोल रहा है रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड करने के लिए। तो फिर से आपको वही सब अपनाने हैं। पहला वाला देखना है कि ये आपका कंटिन्यूस है कि नहीं क्लोज इंटरवल में। तो देखो ये साइन और कॉस का फंक्शन है और साइन कॉस फंक्शन आप जानते हो अनडिफाइंड तो होता नहीं है। तो ये इसमें ये जो इंटरवल गिवन है इसमें तो ये कंटिन्यूस होगा ही होगा, नहीं अगर यकीन आता तो रख के देख लो। अब देखो f' जो है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा आएगा और यहाँ से आपका कुछ कट जाएगा, प्लस माइनस कटेगा तो ये बचेगा 2e⁻x sin x। और ये जो है इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में ये एग्जिस्ट करता है, यानी ये डिफरेंशिएबल है। तो बोलोगे फिर से बोलोगे कि एक ऐसे हो सकता है, तो मुझे पता है ना फ्रेंड्स, इसका ग्राफ जो मैं ड्रॉ करूँगा तो उसके हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है इस इंटरवल के अंदर। तो ये चीज़ें पता है, ये सब करते करते आपको आइडिया मिलेगा। और फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो एक काम करो, ये जो वैल्यू गिवन है ना इसके बीच जो पॉइंट्स आ रहा है, जो भी आपके थीटा का मान आ रहा है, एंगल जो आ रहा है, इसमें रखो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा यार, ओके, अनडिफाइंड नहीं होगा वो। अब जो तीसरा पॉइंट्स पे आएंगे, FA FB की इक्वल होना चाहिए, मतलब जो इंटरवल दिया है वो दोनों रखे हम तो इक्वल आना चाहिए। तो देखो ये 0.54 लगा इसमें तो 0 आ गया, और ये भी रखा तो देखो ऐसे करके ये प्रोसेस है, मतलब ये इसको मतलब सिंप्लीफिकेशन किया मैंने, ठीक है ना। देखो π/4 को हम लिख सकते हैं π+π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखो अगर आपको पता है कि 5π/4 का जो वैल्यू है साइन में और कॉस में क्या आएगा तो लिख दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आपको ऐसे ब्रेक करके लिखना चाहिए π+π/4। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं π+π/4। तो 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, साइन में 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस में हो जाता है और कॉस में भी माइनस में ही होता है। तो जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आया, यहाँ पे माइनस आता है, ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इस साइड में लिख दिया, ये माइनस इस साइड लिख दिया। अब देखो कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस π/4 और साइन π/4 दोनों सेम ही होता है, वो होता है आपका कितना होता है, आपका 1/√2 होता है ना। तो 1/√2 होगा, 1/√2 होगा तो ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इस केस में देखें तो दोनों इंटरवल पे जो 2 पॉइंट्स दिए हैं इंटरवल में वो दोनों पे इक्वल आ रहे हैं, FA और FB। तो जब ऐसा हो सकता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ जो कि अभी, हैंस कंडीशन फॉर द रोल्स थ्योरम आर द सेटिस्फाइड। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसलिए C पॉइंट्स एक ऐसा ज़रूर होगा जो f' को 0 कर डालेगा। तो देखो f' निकाल रखा है ना हमने, ये रहा, ठीक है।
तो ये हमने ले लिया। और एफ डैश सी 0 ज़रूर करेगा जैसा रोल्स थ्योरम में बताया गया। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम c रख देंगे। देखो c है, यहाँ पे काटा मैंने x लिखा हुआ था तो c होगा एक्चुअल में यहाँ पे। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, और ये पार्ट हो गया। तो ये जो इतना पार्ट है इस साइड पे तो 0 हो जाएगा, तो साइन c इक्वल टू 0 होगा। तो c इक्वल टू साइन इनवर्स 0 होगा। तो इसका जो साइन इनवर्स जो 0 होता है इसमें दो ही वैल्यू आ सकते हैं, 0 आ सकता है, पाई आ सकता है। देखो साइन पाई पे 0 डिग्री, साइन पाई का मान भी 0 होता है, और साइन 0 डिग्री का भी मान 0 ही होता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे 0 का, मतलब यहाँ पे कि 0 और पाई आएगा। 0 तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो इंटरवल गिवन है π/4 और 5π/4 इसके बीच लाइन ही कर रहा है ना। 0 तो कम पड़ रहा है, इनसे 0 कम आएगा ना, तो 0 कम हो गया, मतलब ये इंटरवल से बाहर आ रहा है। तो इंटरवल से बाहर नहीं लेना है, हमें इंटरवल के अंदर वाला लेना है। तो पाई जो है इनके बीच में आएगा, ठीक है ना, इनमें आएगा। तो इसलिए हम पाई यहाँ पे लेंगे। ये एडमिसिबल नहीं, ये वैलिड नहीं है ना। अब देखो सी हमने पाई ले लिया यहाँ पे, तो पाई जो है इनके बीच लाई कर रहा है, मतलब इनमें लाई कर रहा है। तो हमने वो चीज़ लिख दिया। तो ये चीज़ें हो गई, 4 कंडीशन हो गई भैया। अब हो सी भी मिल गया लास्ट में, तो लिख देंगे रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, आंसर। अब इस तरह से आपके और 2 क्वेश्चन है, उसको आप करो, एक ही चीज़ को बार बार क्या करें। अगला केस में आपको ये फंक्शन दिया है x × x + 3 e - x/2। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन एरर है, इसमें मैंने यहाँ पे सही करके लिखा है सॉल्यूशन में। देखो मैं दिखा दूँ आपको, ये जो दिया है ना e - 1/2x दिया है, तो ये जो है ना गलत है। एक्चुअल में 2 है ना, आपका जो 2 है ये नीचे है और x आपका ऊपर है, मतलब 2 तो नीचे ही है, x आपका ऊपर है ना। -1 की जगह यहाँ पे -x होगा, -x/2। देखो यहाँ पे लिखा है -x/2, ये सुधार लेना तभी आपका आएगा आंसर। क्वेश्चन में एरर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो सकता है मिस टाइपिंग, कुछ एरर है इन लोगों का। तो e -x/2 होगा आपका इस इंटरवल -3 और 0 में। तो बाकी चीज़ें वही चीज़ रहेगी। एक बार चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है, एक बार आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, उसके लिए आपको एफ डैश एक्स निकालने हैं। तो निकाल लिया मैंने ये, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, और फाइनली करने के बाद मुझे ए मिला। और ये जो है ये क्या है, डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करता है इंटरवल में, किस में, तो -3 और 0 के इंटरवल में। और उसके बाद जो हम चेक करेंगे एफ ए बी की इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो -3 ए की जगह -3 और बी की जगह 0 है, तो -3 रखा तो 0 आ गया, 0 भी रखा तो 0 आ रहा है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल है। तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसलिए सी एक ऐसा पॉइंट्स होगा जो इस फंक्शन में रखने से, एफ डैश एक्स में रखने से एफ डैश एक्स को 0 कर देगा, तो वो सी होगा। तो यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो जहाँ पे आपका फंक्शन है एफ डैश सी निकाले हो, मतलब जो एफ डैश एक्स आप निकाला उसमें आप फिर से सी रख दोगे यहाँ पे। तो सी रख दिया मैंने, रखने के बाद जो है आपको इसके इक्वल टू 0 करना है, तो 0 कर दिया। अब ये जो है पार्ट आपका, ये वाला पार्ट इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला e⁻ c/2 कट जाएगा। तो कटने के बाद फाइनली आपको इस साइड इस तरह से मिलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, और c + 3 इधर बचेगा। अब c वाला एक साइड और बिना c वाला एक साइड करोगे तो c इक्वल टू -1 आएगा, जो कि -3 और 0 के बीच लाई कर रहा है, आप देख सकते हो। तो रोल्स थ्योरम हमारे यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है। लास्ट में जरूर चेक करना है कि जो c का जो वैल्यू है आपका इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे गलती आएगा तो समझना वो आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं हुआ। चौथा भी देख ही लो यार, एफ(x) देखो ये फंक्शन आपका दिया है इस इंटरवल में। तो पहले हम कंटिन्यूस लिखेंगे कि ये कंटिन्यूस है इसमें, हाँ ये कंटिन्यूस है, लॉग का फंक्शन है, ऊपर से इसमें पॉलिनोमियल है, तो ये है ना, कंटिन्यूस भी है। आप देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया और फाइनली ये लिख दिया, डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली लिखा यहाँ पे करोगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा। तो ये ए और बी ओपन इंटरवल में आपका ये डिफरेंशिएबल भी है, यानी एग्जिस्ट करेगा इसका वैल्यू। अब देखो एफ ए और एफ बी निकालेंगे, तो ए जब रखेंगे इस फंक्शन में तो आपका कट जाएगा ये सेम टू सेम, तो log 1 आएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है। सेम बी भी रखोगे तो कट जाएगा, और log 1 आएगा तो log 1 का वैल्यू फिर से यहाँ पे 0 ही होता है। तो रोल्स थ्योरम में यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। अब हम सी निकाल सकते हैं, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका एफ डैश एक्स आप निकाले वहाँ पे सी रखोगे, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे सी रखो, तो रख दिया मैंने यहाँ पे सी, और एफ डैश सी इक्वल टू 0 है तो 0 कर देंगे यहाँ पे। तो 0 करने के बाद जो है हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और ए से कट जाएगा तो ये सी से इससे मल्टीप्लाई होगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका सी से सी कटेगा तो ये आपका होगा, और ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा अंदर।
तो अब देखो ये पार्ट जो है इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो 2c² में से c² जाएगा तो c² बचेगा और माइनस ab = 0, तो ये भी इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे c का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस √ab आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला नहीं लेना है क्योंकि ये जो इंटरवल है आपका ए बी इसमें नहीं आ रहा, ए बी और बी भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा, तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला आपको लेने हैं, तो c = √ab जो है लाइज कर रहा है ए और बी के बीच, और इसलिए जो है रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यूजिंग रॉल्स थ्योरम दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x बिटवीन a एंड b और if x = 0। 4 क्वेश्चन जो दिया था उससे पेट न भरा, एक और दे दिया उस पर, ठीक है। तो दूसरा वाला भी उसी तरह से है फ्रेंड्स, सिर्फ फंक्शन चेंज है और कुछ नहीं। x का वैल्यू निकालना है, बस यहाँ पे c की जगह x लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, वही है x का निकालो। ये भी ऐसे ही करना फ्रेंड्स। देखो ये रहा फंक्शन आपके सामने, बोलो कि फिर से वही बोलो, तीनों कंडीशन लिखो पहले कि कंटिन्यूस है, इसमें f' निकाल लो। तो देखो f' निकाल लिया मैंने यहाँ पे, और एग्जिस्ट करता है लिख दो, एग्जिस्ट इन कोई भी इंटरवल ये का इंटरवल। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस केस में आपको ब्रैकेट वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, और इसमें आपको 0 है ना, 0 और इसमें आपको ये पैरेंथेसिस यूज़ करने हैं 0, ये तो इसमें एग्जिस्ट भी करता है ये वैल्यू। देखो आपको लिखना है, वो खुद बता रहा है ऐसा, वो भी बता रहा है कि ये आपका डिफरेंशिएबल है, ये है, ठीक है ना, वो सब कुछ ये तीनों कंडीशन बता रहा है। वो आपको x का वैल्यू सिर्फ निकालने को इसमें बोला है, तो आप आगे बढ़ते जाओ। उसने वेरीफाई करने को नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं बोला वेरीफाई करने को, उसने आपको x का वैल्यू निकालने को बोला है। अब जब f0 और f रखा तो दोनों में इक्वेट आ रहा है, तो हाँ भैया आगे बढ़ सकते हैं, तो वेरीफाइड हो गया। फिर भी लिख दिया मैंने, हाँ भैया वेरीफाइड हो गया। इस वजह से लिख लोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और f'(x), अब देखो जहाँ पे f'(x) जो कि मैंने यहाँ पे निकाला था, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो = 0 कर दिया। अब ये एज इट इज़ है। उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये देखो ये क्या कर दिया, दोनों साइड कर दिया इस तरह से, तो ये इक्वल आ गया। यानी सिंपली क्या किया मैंने, इसको इस साइड भेजो या इसको इस साइड भेजो तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर के दोनों इक्वल की इस साइड है, तो माइनस है तो बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये इस साइड है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो इक्वल है। ये बोलोगे कि इस साइड आप क्यों नहीं भेजा, तो कोई नहीं, मैंने इस साइड, चलो इसको मान लेता हूँ कि इसको मैंने इस साइड भेजा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, अब प्लस ही बचेगा दोनों साइड। तो इस तरह से ये मिलेगा आपको। अब क्या करो, एक जैसे जो टर्म है एक साथ करो उसको, जैसे कि ये वाला टर्म है ये वाला, और इसमें तो इसको क्या किया मैंने, एक साइड कर लिया। तो ये जो है आपका देखो, ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे छूट रहा है कुछ, ये जो ना 2 क्या है 2n है ना, 2n-1 है यहाँ पे, तो 2n-1 जो है नीचे आपका आ गया ये। और ये जो आपका पार्ट है x वाला पार्ट, इसको मैंने नीचे ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से x वाला एक साइड आ गया और a वाला इस साइड आ गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे 2n है, अब ये पावर जो है इस ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -2n होगा, है ना, और ये +1 हो जाएगा, तो 2n खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका 2m-1 है और 2m-2 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, और इसके कारण जो है ये आपका कट जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, तो सिंपली आपका एक ही x बचेगा, तो 2nx हो गया ये साइड। अब जो है मैंने क्या किया, इसको यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आया हमारा, और x वाला को एक साइड करेंगे, बिना x वाला को एक साइड करेंगे, तो देखो x वाला को एक साइड किया, बिना x वाला को एक साइड, उसके बाद x कॉमन कर लिया उसमें से, और उसको इस साइड भेजा तो डिवीजन में आ गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरीफाई द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एंड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ c इन ईच केस। अब देखो फिर से इसने 4 क्वेश्चन दे डाले, मैं आपको एक बता रहा हूँ, 3 बाकी करना आप। तो देखो ये फंक्शन है, और इस फंक्शन का जो इंटरवल है 0,4 दिया है, तो इसके अंदर आपको दिखाने हैं कि एक पॉइंट c जरूर होगा जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता हो, और उसके लिए मैंने आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला दिखाया था। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन ले लिया, और इस इंटरवल में उन लोगों ने बोला है, तो f(x) पहले तो वही चेक करेंगे, पहला और दूसरा इसमें चेक करते हैं, इसमें 2 ही कंडीशन चेक करना होता है। तो पहला कंडीशन चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, तो ये देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्यूबिक मिलेगा इक्वेशन, और पॉलिनोमियल है ये एक, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा जो है कंटिन्यूस ही होता है, तो 0,4 पे ये कंटिन्यूस होगा, ओके।
अब देखो इसका एफ डैश करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट मैंने किया इसको, तो ये हमको मिला, तो ये एग्जिस्ट भी करेगा 0 और 4 के बीच में, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी है। तो हम यहाँ से अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर लिए हैं। अब हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। तो जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी में से एफ ए बाई बी माइनस ए होता है। बस इसकी सहायता से हम यहाँ पे सी पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखो उसके लिए हमें एफ बी चाहिए और उसके बाद एफ ए चाहिए। तो ये वाला फंक्शन है जो आपका, ये वाला फंक्शन, इसमें हमको क्या करने हैं, इसमें पहले 0 रखने हैं। तो 0 रखोगे तो फाइनली आपको मिलेगा -6। ओके, जब 4 रखोगे इसमें आप, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 6। अब इस फॉर्मूला में आप जो रखो एफ डैश सी इक्वल टू बी, एफ बी में से एफ ए, तो बी इक्वल टू क्या आया था, 6 आया है माइनस, अब एफ ए क्या आया था -6। ओके, तो डिवाइड बाई बी माइनस ए, तो बी की जगह 4 है और ए की जगह 0 है, तो ये आपका फ्रेंड्स हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4, 4 12, 3 आ गया। और एफ डैश सी, अब देखो यहाँ पे सी इक्वल टू 0 आ गया, एफ डैश सी इक्वल टू 0 आया, 0 बोल रहा है, 3 है, ठीक है 3 है, लेकिन हमें सी निकालना है। तो सी जो फंक्शन है हमें रखना पड़ेगा उसको। तो देखो और क्या करना होगा, हमें एफ डैश एक्स जो है, कहाँ गया ये रहा, एफ डैश एक्स जो है यहाँ पे सी रखना है, ठीक है, वही सी यहाँ पे रखा गया है और इसको मुझे लिखना पड़ेगा। बस एक्स जगह हम मुझे सी करना है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स जगह सी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो क्या कर रहा हूँ, 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 3। ओके, तो 3c² माइनस 12c, ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 8 इक्वल टू 0। तो इसमें से ये क्वाड्रेटिक बन गया और इसमें से सी निकालना इतना आसान नहीं लग रहा मेरे को, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला d² माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट में इसका आंसर आने वाला है। तो देखो b², तो b की जगह यहाँ पर 12 है, माइनस 12 का स्क्वायर 4, a की जगह 3 है और c की जगह 8 है। तो फाइनली जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा, और 144 में से 96 जाएगा तो ये 48 आएगा। और तो c इक्वल टू हमारा क्या होगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d होता है और डिवाइड बाई 2a होता है ना। अब यहाँ से -b, तो b की जगह 12 है, तो 12 आपका माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस d की जगह 48 होगा, और यहाँ पे 2 इंटू a की जगह आपका 3 है। ओके, तो यहाँ से देखो ये 48 को बाहर जब निकालोगे ना, जब इसको बाहर निकालोगे तो आपके सामने मिलेगा ये 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये आपका 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 3 दूनी के 6, तो देखो 3 काट दो, पहले 3 मत काटो, 2 काटो, तो 2 काटोगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, ये 2 दूनी के 4, तो अभी भी आपका नीचे 3 बचा और यहाँ पे आपका 6, तो इसको लिखते हैं फर्दर, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है, और ये प्लस माइनस और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 है। ओके, अब इस 3 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये कट गया आपका, तो यहाँ से ये 3 दूनी के 6 आ गया, तो 2 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू 2 मिलेगा, एक प्लस लोगे तो एक माइनस लोगे, तो जब आप प्लस वाला लोगे तो c का वैल्यू मिलेगा 3.154, और जब c आप माइनस वाला लोगे यहाँ पे माइनस वाला, तो आपको c मिलेगा 0.84। तो यहाँ पे c का 2 वैल्यू मिलेगा, और यही आंसर है आपका। अब जो बाकी बच गया 3 वो आप लोग बनाओ, सेम इसी तरह से बनेगा। आगे बढ़ते हैं 4th में, बाय अप्लाइंग द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हुए हमें क्या करने हैं, हमें तो फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं, मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है और फंक्शन आपका f(x) ये वाला दिया है, आपको प्रूफ ये वाला करना है, ऐसा लाना है आपको मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हुए। अब बोलोगे मीन वैल्यू थ्योरम लिखा, थ्योरम का नाम नहीं लिखा, कौन सा थ्योरम लगाएंगे। तो जब भी मीन वैल्यू थ्योरम नाम ले तो आप लैंग्वेज लगा देना, ठीक है। लैंग्वेज ही आप शुरू से पढ़ते आओ तो वही आप अप्लाई कर देना, लैंग्वेज का मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दो। लिमिट यहाँ पे लिमिट बोल रहे हैं, और जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इंटरवल। तो इंटरवल जो है 1 2 दिया है आपका, मतलब 1 और 2 आपका रहेगा, a की जगह 1 और b की जगह 2 है। कुछ नहीं करना, फिर से लैंग्वेज आएगा यार, बहुत आसान है, देखो अभी करते हैं। तो देखो ये आपका फंक्शन है और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें कोई वेरीफाई नहीं करना, हमें डायरेक्ट आंसर लाना है।
तो आंसर लाने के लिए जो लैग्रेंज में जो फार्मूला जो लैग्रेंज का होता है उसके लिए जो चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी वो हम निकालेंगे। जैसे एफ बी और एफ ए की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले हम जो है यहाँ पे देखो 1 ए की जगह 1 और बी की जगह 2 है, तो F1 रखेंगे यहाँ पे, मतलब 1 रखेंगे एक्स की जगह पे, तो एफ ए निकल जाएगा हमारा। तो देखो इसमें हम रख रहे हैं, तो जहाँ भी इसको log 2 तो एज इट इज़ है, और साइन, और यहाँ पे 1, तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 प्लस log 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो साइन π/2 का मान 1 होता है, तो ये log 2 हो जाएगा और प्लस log 1 हो जाएगा। तो ये log 2 log ये प्लस है, तो log में जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 1 हो जाएगा, है ना। 2 × 1, तो 2 × 1 क्या होता है, 2 ही होता है ना। तो 2 हो गया, log 2 आपका आ गया। तो F1 का मान आपका जो आ गया log 1 आ गया, log 2 आ गया। अब सेम उसी तरह से जो है FB निकाल लेंगे, जो कि 2 रखना है हमें। तो इस फंक्शन में 2 रखते हैं, तो log 2 हो गया और साइन पाई, और यहाँ पे x की जगह 2/2 हो जाएगा और प्लस log 2। तो ये 2 ख़त्म, और साइन पाई का मान 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, और ये log 2 हो जाएगा। तो ये log 2 आ गया। तो F2, ठीक है ना, फंक्शन में 2 रखा तो आया हमारा log 2। तो ये भी हमें मिल गया भाई। उसके बाद हमें चाहिए और एफ डैश चाहिए होता है ना। फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 टाइम, मतलब एक बार डेरिवेशन चाहिए होता है। तो इसको हम जो एफ डैश निकालेंगे, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये देखो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। इसमें एक्स है और इसमें एक्स है, तो log 2 कांस्टेंट ट्रीट यहाँ पे हो गया। साइन का होता है कॉस, और पाई एक्स डिवाइड बाई 2 हो गया, और पाई एक्स डिवाइड बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, π/2 होगा। ओके, प्लस अब आपका log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया आपका ये। अब हमें क्या करना है, हमें c वाला पॉइंट लिखना है, क्योंकि लैग्रेंज के जो इक्वेशन है उसमें c है, तो इसलिए हम c रखेंगे जहाँ जहाँ x है। अरेंज कर लेते हैं, इसका π/2 है, तो इधर देखो π/2 log 2 cos पाई एक्स जगह c/2 और 1/c कर देंगे, है ना। तो ये हमें मिल गया एफ डैश सी मिल गया। अब फार्मूला हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज सर एम बी टी के अनुसार, मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार एफ डैश सी जो होता है आपका क्या होता है, एफ बी में से एफ ई होता है डिवाइडेड बाई बी में से ए होता है। एफ डैश सी आपका ये वाला हो गया, तो इसको लिख लो π/2 log 2 cos π/c डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/c। अब b में से a, तो b आपका log 2 आया है और a भी आपका log 2 आया है, तो ऊपर लिख देंगे log 2 में से log 2 डिवाइड बाई b में से a, तो b में से a मतलब 2 में से 1, तो 2 में से 1 गया, तो भैया ये तो कट गया, तो ऊपर आ गया 0/1, तो ये आ गया 0। तो ये हो गया। फाइनली हमें प्रूफ करना था यही वाला इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो log 2 cos πc डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/c इक्वल टू 0। ओके, इसने x लिखा है तो x लिख दो, यहाँ पे c भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, c और x दोनों चलेगा। अगला 5वां क्वेश्चन, इन द मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस थीटा एच। तो हमें दिखाना है कि थीटा जो है हाफ आएगा और एफ एक्स ए रहा, जो कि 0-1 पे 0-1 इंटरवल में है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, और इसके लिए आपको इस थ्योरम का यूज़ करना है, ये जो दिया हुआ आपका है ना कंडीशन, मीन वैल्यू थ्योरम का ये कंडीशन है। तो थीटा आपको 1/2 प्रूव करने हैं कि थीटा का मान जो है 1/2 होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है इस पे बेसिस है टेलर्स थ्योरम विच विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के ऊपर बेसिस है, ठीक है। तो इसमें वही थीटा है आपका जो कि 0-1 के बीच लाई करता है, तो यही हम निकालना होता है। देखो कैसे निकालते हैं, समझो इसको। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका फंक्शन दिया है एफ एक्स और इस इंटरवल के अंदर, और ये रहा गिवन। अब इसकी सहायता से आपको थीटा निकालना है, और थीटा 1/2 दे रखा है, बस आपको वही प्रूव करने हैं। तो कैसे करोगे, तो अगर आपको इस थीटा को निकालना है तो आपको पहले तो एफ डैश निकालना होगा। इसी में उठा कर देखो, एफ एक्स ये वाला जो वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, है ना। एफ एक्स प्लस एच है, मतलब जहाँ पे एक्स है ना फंक्शन में, वहाँ पे आप एक्स प्लस एच रख दो, और
पहले डैश निकालो, उसके बाद एक्स प्लस थीटा एच रख देना एक्स की जगह पे। तो हम देखो आपके सामने यहाँ पे डैश निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 2ax और ये b हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अब क्या करना है, एक्स प्लस थीटा एच रखना है। तो यहाँ पे डैश एक्स जगह थीटा एक्स है ना, एक्स प्लस थीटा एच। तो यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, एक्स जगह आपको रखना है एक्स प्लस थीटा एच प्लस b। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 2ax हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है आपका ये होगा, थीटा से मल्टीप्लाई होगा और b को लिख दो थोड़ा अरेंज करके यहीं पे, 2a थीटा एच हो जाएगा, है ना। ये आपका एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच आ गया। इसमें रखना है हमें, फाइनली रख देंगे इसमें। तो इक्वल टू दिस। अब जो वैल्यू है इसको हम जो ये जो आया है इसमें रखेंगे और फाइनली देखते हैं कैसे हमें थीटा मिलता है। तो एफ एक्स प्लस एच, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एच रखो। तो फाइनली हम देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच। अब एक्स प्लस एच ये चाहिए, ठीक है। तो रखते हैं एफ एक्स में, तो ये रहा हमारा एफ एक्स। इसमें एक्स प्लस एच रखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें रखते हैं तो क्या बनता है हमें। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एच रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। और बी एक्स है तो एक्स के जगह एक्स प्लस एच रखना है, और प्लस सी तो कांस्टेंट है। और ये आपका एफ एक्स एज इट इज छोड़ दो, ओके। क्योंकि देखो लिख ही दो इसको, ठीक है, लिख ही दो इसको। एफ एक्स यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। देखो ये आखिर में कट जाता है, इसलिए मैं इसको लिखना नहीं रहा था, कोई नहीं, आप लिख लो इसको। और एच, और इसका जो वैल्यू एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच का वैल्यू ये रहा आपका। तो इसको आप लिख लो 2ax प्लस बी प्लस 2a होगा, है ना, 2a थीटा एच। तो देखो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर करोगे, फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे फाइनली, तो आपको देखो क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स प्लस एच को होल स्क्वायर किया और ए से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला। और बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स प्लस एच भी हो गया और प्लस सी हो गया। और देखो एच को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई किया तो फाइनली मुझे ये मिला। अब जो चीज़ें कट सकती है उससे मैं काटूंगा, जैसे कि ये कट गया पूरा आपका, और ये बी एक्स भी कट गया, सी भी कट गया, और क्या कट सकता है। तो और देखो एच स्क्वायर ये कटेगा, तो और देखो कुछ कट सकता है तो काटो, जैसे एच भी कट गया और शायद ये भी कट ही गया, है ना। तो देखो इधर क्या बचा, ए एच स्क्वायर बचा इधर, और इधर क्या बचा 2a एच स्क्वायर थीटा बचा। और भी कुछ कटेगा यहाँ पे, तो कटेगा भाई ए से ए ख़त्म हो गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो इधर बचा 1 और इधर बचा 2 थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। प्रूव्ड हो गया। देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखो, आपका एफ एच इक्वल टू एफ जीरो प्लस एच एफ डैश जीरो दिया है और प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश थीटा एच है, ये आपको दिया है, ओके। थीटा आपका 0 1 के बीच लाइक करेगा, तो आपको थीटा फाइंड करने हैं जब एच इक्वल टू 1 रखना आपको, और एफ एक्स आपका ये फंक्शन रहेगा। मतलब सिंपली आपको ये फंक्शन दे रखा है और देने के बाद आपको बोल रहा है कि आप थीटा फाइंड रखो, थीटा फाइंड करो इसमें रख के, जैसे कि इसमें रखा था ना मैंने, इसमें ये है ना, इसमें रखा था तो थीटा निकल के आया था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन की सहायता से आपको थीटा निकालना है इसमें रख के। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एफ डैश चाहिए, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने हैं आपको, फिर एफ डबल डैश भी चाहिए, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने हैं। और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको एक बार 0 और एक बार थीटा एच रखने हैं, और इसमें उठा के रख दो, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। तो देखो इसको करना वैसे ही है जैसे इसका प्रीवियस वाला किया, आसानी है। देखो एफ एक्स आपका दिया है, आप देखो इसमें आपको रखने हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, पहले एफ एच चाहिए, एच, तो एच का मान तो 1 दिया है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एज इट इज छोड़ दो इसको। एफ ज़ीरो चाहिए, मतलब इसमें जहाँ पे एक्स है यहाँ पे 0 करो, तो देखो 0 करा तो हमारा वैल्यू आया 1। फिर हमें चाहिए एफ डैश 0 चाहिए, है ना। तो एक बार डिफरेंशिएट करो इसको और उसके बाद 0 रखो एक्स की जगह, तो देखो एक बार डिफरेंशिएट किया हमें ये मिला, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 रखा तो ये -5/2 मिला। तो एफ डैश 0 इक्वल टू -5/2। और दूसरा चाहिए एफ डबल डैश थीटा एच चाहिए,
मतलब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो ये देखो एक बार डिफ्रेंशिएट है, इसको दोबारा से हम करेंगे तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। अब x की जगह पे हमें क्या रखना है, थीटा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे थीटा h रखो। तो देखो ऐसा आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें मिल गई है, बस इसको उठा के इसमें रखना है। जो रख दिया देखो एफ एच, ठीक है, एफ एच इक्वल टू आपका ये वाला दिया है गिवन है ना, तो एच की जगह 1 है ना, तो 1। तो देखो यहाँ पे ये रहा फंक्शन आपका है ना, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे h रखेंगे, मतलब यहाँ पे भी h हो जाएगा, और h की जगह क्या है 1 है, ऐसा लिख रखा हम लोगों ने कि h की जगह 1 आपको लिखने हैं, रखने हैं। तो यहाँ पे h इक्वल टू 1 कर दूंगा मैं, तो 1 करूँगा तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये 0 का पावर कितना भी हो 0 ही होगा। तो ये आ गया 1 माइनस 1, 5/2 पावर उसका है, तो ये 0 हो गया। और f0 हम निकाल रखे हैं पहले से ही, और h का मान 1 मैंने बताया आपको, और f'0 भी निकाल रखे हैं हम लोगों ने। तो ये रहा -5/2, तो -5/2 माइनस हो गया, ये 5/2 हो गया ये, और उसके बाद h स्क्वायर हो गया आपका फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो h का मान 1 है और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, और f'(θ h) आपका निकाल रखे हम लोगों ने यहाँ पे, तो लिख दिया इसको। अब लिखने के बाद जो है यहाँ पे क्या मिला, 1 में से 5/2 माइनस किया तो ये बचा हमारा -3/2, और यहाँ पे ये देखो 4 दूनी क्या 8 और 15, 15/8, 1 माइनस थीटा का पावर 1/2 हो गया है ना। अब देखो इसको क्या किया मैंने, इस साइड भेजा तो प्लस हो गया, तो 3/2, तो ये 2 चौके 8 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 नीचे है तो इससे मल्टीप्लाई होगा 4, और 5 इससे होगा, उसके बाद 5 इस साइड भेजोगे तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 4/5 हो गया, और 1 माइनस थीटा का पावर हाफ है। अब इस पावर 1/2 को इस साइड भेजोगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है ना, पावर पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर में। 1/2 का उल्टा क्या होता है, अगर 1/2 है उसको पलट दे तो ऐसे ही होगा ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका इस पे जाके स्क्वायर हो गया इस साइड, तो 1 माइनस थीटा और 4/5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का 16 और 5 का 25, तो 16/25 हो गया। अब इस क्या करो, इसको इस साइड लाओ और थीटा को इस साइड लाओ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 16/25, तो ये आपका आएगा 25 माइनस 16/25, तो ये आएगा 25 में 16 9 हो गया, और ये 25 आ गया नीचे, तो 9/25 को जब डिवाइड करोगे तो आपस में, तो ये 0.36 आएगा थीटा का वैल्यू। तो यही आपका थीटा का वैल्यू है, यही हमें निकालना था फ्रेंड्स, बहुत आसान है, कोई ये नहीं है। क्वेश्चन फ्रेंड्स 7 नंबर, तो देखो 7 में आपके 2 क्वेश्चन हैं, पहला और दूसरा। देखो 7 नंबर का पहला करते हैं, तो इफ़ x इज़ पॉजिटिव, x आपका पॉजिटिव है, मतलब x ग्रेटर देन 0 है, तो दिखाना हमें ये वाला है। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये, और इसमें आपका ये प्रूव करना है आपको, और x ग्रेटर देन 0 है, x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है 0 से ज़्यादा है। चलो, तो इसको आपको लाने के लिए आपको 2 फंक्शन लेने पड़ेंगे, f(x) ले लो, एक g(x) ले लो, तो इसको कंबाइन करके एक फंक्शन बनाओ, और इसको कंबाइन करके एक फंक्शन बनाओ। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो फर्स्ट आप सपोज दैट f(x) लेट कर लेते हैं, इसको इस साइड ले जाओ, तो x माइनस log 1 प्लस x एक फंक्शन लेट कर लिया ये, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, f' हो जाएगा क्या, x का 1 होगा, और log x का log 1 प्लस x का 1 प्लस x होगा, और 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो इसको अरेंज करते हैं, f' इक्वल टू ये इधर जाएगा और इधर 1 1 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा 1 प्लस x। तो अब देखो ये आपको गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जब x 0 से ज़्यादा आ रहा तो इसमें मतलब x पॉजिटिव कोई नंबर आएगा जो कि इसमें रखेंगे, तो जब इसमें रखेंगे तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा ना, जो कि 0 से ज़्यादा ही होगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा वो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसमें ग्रेटर देन 0 रखेंगे, तो जो f' होगा वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा ना। जब f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो जो f(x) आपका फंक्शन वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि f(x) से तो f'(x) आया है, इसी से तो ये आया है, तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो आपका f(x) जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर देन लिख के ये कर देंगे। अब यहाँ पे जो f(x) है उसको लिखेंगे, तो ये f(x) आपका x माइनस log 1 प्लस x और ग्रेटर देन 0, ठीक है, इक्वल नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा।
अब इसको क्या करो, इस साइड ले जाओ, तो x ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स, है ना। तो एक चीज़ तो आ गया, इसे इक्वेशन 1 बोलो। इस तरह से दूसरा वाला साइड इसका करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे सेकंड सपोज़ क्या करेंगे, सपोज़ करेंगे एक फंक्शन ले लेते हैं g(x) और log x 1 प्लस एक्स, और इसको इस साइड ले जाओगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है माइनस। तो यहाँ पे माइनस हम लिख रहे हैं, तो देखो x माइनस में हो गया और जो है माइनस में तो वो हो जाएगा प्लस में, तो x² डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसका डैश कर लेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो log x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस x का 1, और उसके बाद x² बाई 2 का हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2 से 2 ख़त्म। उसके बाद आपका g' जो आएगा इसका आप एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ पे x है और -1 यहाँ पे है, 1/1 प्लस एक्स यहाँ पे है। तो आप क्या करोगे, इसको देखो x को छोड़ दो यहाँ पे, ओके, और अरेंज कर लेते हैं इसको पहले, x -1 प्लस एक्स है, तो पहले इसका कर लेते हैं, इन दोनों का करते हैं, ये -1 और 1/1 प्लस एक्स का, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स आपका एज इट छोड़ो, 1 कट गया। तो फाइनली क्या बचा, फाइनली बचाएगा x e(x) पहले लिख दिया और ये -x/1 प्लस एक्स है, तो g' हमारा आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो कॉस इससे करो तो x हो जाएगा वो, ठीक है, और ये आपका x² हो जाएगा प्लस में, और -x नीचे आपका 1 प्लस एक्स होगा, तो ये आपका x खत्म, ऊपर बचा x², नीचे बचा 1 प्लस एक्स। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर से हम वही कंडीशन लिखेंगे, देखो x ग्रेटर देन 0 है ऐसा गिवन है, तो जो आपका पहले हम g' यहाँ पे लिख दिया जिससे आपको दिखे, दिया g' आया था x² डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स आया था, ठीक है। तो देखो अगर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो इसमें जब रखेंगे उसको तो आपको सो भी एक पॉजिटिव एक नंबर ही आएगा यहाँ से, जो कि 0 से ज़्यादा ही होगा। तो जो g' है आपका वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, एक और बार लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि जब x ज़्यादा है 0 से तो इसमें रखेंगे पॉजिटिव ही रखेंगे, तो वो भी इससे जो g' होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो अगर g' आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आपको gx भी आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि gx से g' आया है, जब ये 0 से ज़्यादा है तो ये भी आपका 0 से ज़्यादा ही होगा। तो gx हम लिख लेंगे, तो हमारा जो gx था, gx हमने क्या लिख किया था, log 1 प्लस एक्स माइनस आपका था x माइनस x² डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन 0। तो ये इस साइड भेजो तो log हो जाएगा 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन x माइनस x² डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 2 बोलो, और इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दो, दोनों को मिला दो। तो जब आप कंबाइन करोगे ना तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा, वो प्रूफ मिलेगा जो हमें लाना है। तब दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा, वो है x ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन x² माइनस x² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्रूफ। ये मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि जो log है 1 प्लस एक्स जो है इससे ज़्यादा है ना, और जो इक्वेशन 1 में हमने प्रूफ किया था कि x जो है इससे ज़्यादा है, बस उसको अरेंज करके एक log 1 प्लस एक्स आपका बीच में पड़ रहा है तो लिख दिया मैंने वही, ठीक है, प्रूफ हो गया। अगला देखते हैं इसमें बी पार्ट वाला, बी वाला भी फ्रेंड्स जो सेम टू सेम है, ऐसे ही है, बस आपको कुछ नहीं करना। अब देखो 0 लेस देन एक्स है, मतलब सिंपली x ग्रेटर देन 0 ही है, उसी वाला केस है, ठीक है ना। ऐसे घुमा कर लिख दिया, ये x अगर x को इस साइड लिख दिया जाए ऐसे, ठीक है, तो क्या फ़र्क है, सेम ही तो है ना। तो वही चीज़ है आपका, और बाकी यहाँ पे फंक्शन चेंज किया तो कुछ नहीं, वैसे ही सपोज़ करना है, इसको साथ में लो। तो फर्स्ट सपोज़ कर लो कि f(x) ले लिया एक फंक्शन ऐसा, और इसको डैश किया तो ये मिला, और इसको ढंग से यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इसको अरेंज किया तो फाइनल मुझे ये मिला। तो देखो
जीरो जो है आपका लेस देन एक्स है, तो यानी एक्स ज़्यादा है ना जीरो से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मुंह इधर ही घुमा हुआ है, देखो एक्स की तरफ ही है, तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब जीरो से ज़्यादा एक्स वैल्यू आ रहा है, तो इसमें जब रखेंगे एक्स का वैल्यू जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ऑफकोर्स एफ डैश एक्स भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जो कि जीरो नहीं आएगा, जीरो से ज़्यादा ही आएगा, तो एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यहाँ पे जो है एफ एक्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि एफ एक्स से ही एफ डैश एक्स आया है। ओके, तो वो चीज़ मैंने लिखा, देन एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके बाद देखिए, अब एफ एक्स का हमने जो लेट किया था उसको लिख देंगे एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और इस टेन इनवर्स एक्स को इधर भेजेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। इसे इक्वेशन 1 बोलो। सेकेंड सपोज करो जी एक्स की टेन इनवर्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो आपका पार्ट है, इन दोनों को लो, इसको इस साइड ले जाओ, और ले जाने के बाद सपोज कर लो उसको कि दूसरा फंक्शन है जी एक्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, तो कुछ इस तरह से वो एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आएगा। फिर उसके बाद इसको अरेंजमेंट करोगे अपना, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली आपको ये मिलेगा यहाँ पे, और आगे इस तरह से आप करते जाओ इसके एलसीएम लेके, तो फाइनल आपको ये कट जाएगा, और यहाँ पे 2x स्क्वायर ऊपर मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो x जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, x का पॉजिटिव वैल्यू इसमें रखेंगे तो वो भी जीरो से ज़्यादा ही होगा जी डैश एक्स, तो ये जी डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और जब जी डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जी एक्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि इसी से ये आया है ना। तो यहाँ पे हम जी एक्स का वैल्यू रखेंगे जो कि ये वाला है, इसको इस साइड भेजेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसी इक्वेशन 2 बोलते हैं, और इक्वेशन 2 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो फाइनल आपको आंसर मिलेगा, और प्रूफ हो गया ये। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ये इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। 8वां जो क्वेश्चन है आपका, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस हो, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो आपका, ये फंक्शन है, तो 0 और 1, 0 1 के बीच ए और बी होगा। यूज़ द मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करते हुए आपको प्रूव करनी है ये वाला पार्ट इस तरह से। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करते हुए इससे प्रूव करना है हमें, जो उसमें प्रूव करने को बोला है। तो मीन वैल्यू थ्योरम बोला है तो इसका मतलब है वो लैग्रेंज के बारे में बात कर रहा है। मीन वैल्यू जहाँ पे भी लिखा मिले वो लैग्रेंज ही होता है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू एम टी, हम भी नहीं लिखेंगे, उसने नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। देयर आर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट सी जो एग्जिस्ट जरूर करेगा जो कि ए और सी के बीच में होगा, सॉरी ए और बी के बीच में होगा। सी एक ऐसा होगा जो ए और बी के बीच में होगा, क्योंकि देखो ये जो आपका ए और बी है 0 1 के बीच लाई कर रहा है, और तो एक सी आपका होगा जो इनके बीच लाई करेगा, इस तरह से लिख सकते हैं उसको, है ना। तो देखो, तो आपका लैग्रेंज का मीन वैल्यू थ्योरम से फार्मूला जो आया था, देखो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, है ना, ये फार्मूला था। तो उसको लगाने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, एफ भी चाहिए, एफ ए चाहिए, और एफ डैश सी भी चाहिए। तो पहले हम एफ ए निकाल लेते हैं, तो एफ ए निकालते हैं, तो जहाँ पे एक्स है यहाँ पे ए रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स ए हो जाएगा। सेम एफ बी निकालेंगे, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे बी रखेंगे तो साइन इनवर्स बी हो जाएगा। फिर हमें एफ डैश भी निकालने हैं, तो एफ डैश एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सी करना है इसको, तो सॉरी एफ डैश सी करना है, तो सी रख देंगे एक्स की जगह, तो 1 माइनस सी का स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो गया। तो एफ डैश सी भी हमें मिल गया। चलो, तो ये सारा चीज़ हमें मिल चुका है, तो हम इसको रखेंगे इसमें, इस मीन वैल्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे। तो पहले तो आपका एफ डैश सी है, तो एफ डैश सी आपका आया था 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी का स्क्वायर, इस तरह से आया। एफ बी माइनस एफ है, तो एफ बी आपका ये रहा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा, और डिवाइड बी में से, तो बी में से ये, तो बी की जगह बी है, ए की जगह यही है, तो ये हमारा ऐसा हुआ। अभी इसको हम यूज़ करेंगे, इसे हम बोलते हैं 1। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद 1 करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके अनुसार अरेंज करते हैं। तो साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए, है ना,
तो ये एज इट इज छोड़ दो, इसको इस साइड भेजो, तो ये इस साइड जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा b में से a और डिवाइड बाई 1 में से c का स्क्वायर। अब हमारे काम का आया ये, 1 बोलो या ना बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब हमें जो प्रूव करना है उसके लिए चलते हैं। हमें इसका वैल्यू सिर्फ निकालना था जो कि हम आगे रखने वाले हैं। तो देखो अब क्या होगा, कैसे ये आया है, अब क्यों लाए हैं इसको। देखो a ग्रेटर देन c ग्रेटर देन b, ऐसा हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया, c इनके बीच ही होगा ए बी के। अब क्या करते हैं, दोनों सब में स्क्वायरिंग करते हैं, मतलब सब में स्क्वायर करते हैं, तो इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, सॉरी बी है ये, है ना, ऐसा तो कर ही सकते हैं। अब हम जो है सब को 1 से माइनस करते हैं, 1 से माइनस कर दो भाई, और 1 से माइनस कर दो। एक ही काम हो रहा है, घूम फिर के यही आया है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं हो रहा। अब सबको जो है स्क्वायर रूट में डाल दो, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस सी स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम तो सब में साथ में कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है। अब उसको सबको पलट दो, जो किए स्क्वायर रूट में डाला उसको उल्टा कर दो। तो उल्टा करोगे तो कुछ इस तरह से होगा, 1 में से ए स्क्वायर, 1 में से सी स्क्वायर और 1 में से बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब सब ऊपर जो है सब में ऊपर b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस ए स्क्वायर b माइनस ए हो जाएगा, और 1 माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और b माइनस ए आपका हो जाएगा 1 माइनस सी का b का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो कुछ मिलता जुलता कुछ तो मिल जाएगा हमें। देखो ये, इसको ध्यान से अब देखो, अब इसको अब ध्यान से देखो, तो इसके इक्वल हम क्या लाए थे अभी, तो इसके इक्वल हम लोगों ने लाया यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन इनवर्स b माइनस साइन इनवर्स a, है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो b में से a और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स b में से साइन इनवर्स a, ये एज इट इज़ b में से a और 1 माइनस b का स्क्वायर, है ना। तो ये हमें मिल गया, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, प्रूव दैट b माइनस ए डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, b दिया, और लेस देन लॉग b बाई ए और लेस देन b माइनस ए बाई बी फॉर 0 a और b, मतलब a जो है आपका 0 और b के बीच लाई करेगा, और हमें a भी शो दैट करने हैं। चलो इससे करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका ऐसा प्रूव करना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सोल्यूशन जब करेंगे इसका तो लेट कर लेंगे, इसके लिए लेट एफ एक्स, एक फंक्शन लेट करेंगे और वो भी लॉग एक्स। अब बोलोगे लॉग एक्स क्यों दिया, तो देखो बीच में लॉग, जो बीच वाला होगा ना उस पर ध्यान देना, ठीक है ना, साइड वाला अपने आप आ जाता है, बीच वाला आपको ध्यान देने हैं। तब बोलोगे लॉग तो ले लिया आपने इसको देख के, बी बाई ए है, एक्स कैसे लिया, तो फ्रेंड्स ये आपका ए और बी है ना, इसलिए 2 दिया है, इसलिए एक ही मैंने यहाँ पे लिया है, इन दोनों से ये आ जाएगा, एक से ये दोनों आ जाएगा, देखना। तो ये फंक्शन हमने लेट किया है, और जो इसका इंटरवल है वो है आपका ए और बी है, ये आपका इंटरवल। इसमें ये क्या है, ए और बी में जो है ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन लॉग एक्स, ये आपका कंटिन्यूस है, और ए कोमा बी ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है। अब बोलोगे देखो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन ए और ग्रेटर देन बी दिया है, तो ए और बी के बीच सी पॉइंट एक ऐसा होगा, ठीक है ना, जो क्या करेगा, इसमें रखने से एफ डैश एक्स में रखने से 0 का डालेगा। तो एक्चुअल में 0 ये बताना चाहता है कि ये दोनों वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं, तो इसलिए इसका इंटरवल यही होगा। तो देखो ये फंक्शन तो हमने खुद से लिया है ना, तो इसको दिखाना पड़ेगा ना, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ए कोमा बी पे, है ना, क्योंकि ये फंक्शन हमने लिया है और मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। ये इसमें दिया होता तो कोई दिक्कत ना, हम नहीं दिखाते, लेकिन ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये भैया फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस दोनों है, ये हमने दिखा दी, ओके। अब हमारा काम ख़त्म हो गया। अब इसमें जो चीज़ें दी है वहाँ पे देखो, अगर ये चीज़ें है मतलब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ए कोमा बी में, तो सी एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा ना, सी एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जो इनके बीच जो है लाई करेगा, है ना। लैग्रेंज का तो यही बोलता है ना, लैग्रेंज तो यही बोलता है कि अगर भाई कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूस हो, तो जो इंटरवल है उसके बीच में
ऐसा एक सी ज़रूर होगा जो एफ डैश एक्स को ज़ीरो कर डालेगा। तो ये आपका ये सिर्फ जीरो ये बता रहा है कि ए और बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, बस और कुछ नहीं है। ए और बी आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। सी आपका ए और बी के बीच आ गया, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो ऐसा होता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं ना एफ डैश सी, तो एफ बी माइनस एफ ए है तो बी में सी, ऐसा होता है। लैंग्वेज का जो मीन वाले थ्योरम का फॉर्मूला इस तरह से। अब देखो इसके लिए हमें एफ डैश सी चाहिए, एफ बी चाहिए, एफ ए चाहिए, तो पहले उसको निकाल लेते हैं। तो पहले हम एफ ए निकालेंगे, तो एफ ए निकालते हैं भाई। तो ई रहा, अब फंक्शन इसमें ए रखना है, तो ये हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा। एफ बी हमारा क्या हो जाएगा, लॉग बी हो जाएगा। और एफ डैश सी क्या होगा, तो एफ डैश सी क्या होगा भैया, तो पहले एफ डैश से एक्स निकालना होगा। पहले इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/x। और यहाँ पे जो है एक्स पहले करो यहाँ पे, अब सी रखो, तो हो जाएगा 1/c। अब इन दोनों को इनको उठा कर इसमें रखो। तो जो एफ डैश सी था आपका, वो आया था 1/c। और एफ बी में से एफ है, तो आया था आपका लॉग बी में से लॉग ए हो जाएगा आपका, और नीचे बी में से ए, तो 1/c हो गया। और log b में से log a, तो ये देखो डिवीज़न है, तो log में क्या होता है ये आपका यहाँ पे डिवीज़न वाला लग जाएगा ना, माइनस इसी कारण डिवीज़न लग जाएगा, तो log b बाई a हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई b में से ये हो जाएगा। ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप log b बाई a को सेपरेट कर लो, तो इसको इस साइड भेजो, तो ये हो जाएगा b में से a डिवाइड बाई c, और log b बाई a, ये आगे काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गिवन है, देखो अभी हमने क्या किया, अभी प्रूफ किया था ना, जीरो जो है इस तरह से था, ए ग्रेटर देन बी, इस तरह से ए था, ठीक है। तो सी एक ऐसा था जो इनके बीच था, ऐसा हमने किया था अभी। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है हम उल्टा करते हैं। तो उल्टा जब करेंगे तो ये 1/a हो जाएगा, और इसको हम करेंगे उल्टा तो 1/c, और इसको करेंगे तो 1/b। देखो हमारा लाने का टारगेट ये वाला है, इसलिए हम ऐसा सारा काम करेंगे। अब इनमें b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो b माइनस ए से मल्टीप्लाई करो सब में, तो b माइनस ए बाई ए, बी माइनस ए बाई सी, और b माइनस ए बाई बी। ओके, अब ये देखो एक्चुअल में क्या है, ये वाला है ना। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं b माइनस ए बाई ए, इसकी जगह लिखेंगे log b बाई ए, और ये b माइनस ए बाई बी। शायद हमें यही प्रूव करना था। आला करते हैं। तो देखो इसमें 9th में एक और क्वेश्चन इसमें दिया है कि सो दैट ए भी दिखाइए हमें कि 1/4 लेस देन log 4/3 लेस देन 1/3। तो ये 4/3 इसमें देखने से पता चलता है कि b की जगह 4 यूज़ किया इन लोगों ने, ठीक है। देखो log b बाई ये क्या है, log b बाई ये है ना, इस तरह से। तो b की जगह 4 है और a की जगह 3 है, बस यही चीज़ रखना है आपको। तो देखो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे b = 4 और a = 3, जैसा कि उसमें दिया है उसी के अनुसार लेट करें, अपने से नहीं कर रहे हैं भाई। तो इसको हम पुट करते हैं इसमें पुट करो इसको। तो इसे इक्वेशन 1 बोल दो, चाहे जो बोल दो, पुट करते हैं इसमें, पुट इन प्रूवन इक्वेशन जो प्रूव किया उसमें हम पुट करते हैं इसको। तो देखो क्या होता है, b में से a, तो 4 में से 3/3 है, b बाई a में से, ये b है ना फ्रेंड्स, ये तो b होगा, नहीं ये है, ठीक है, ये ही है ये। फ्रेंड्स लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो है आपका, अगर जो है ये आपका सिंपली ए सी और बी इस तरह से है, तो ये इस तरह से ये चलेगा, इनक्वलिटी चलेगा, ये इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है। लेकिन जब उल्टा होगा ना, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जब ये उल्टा होता है, इनक्वलिटी भी उल्टा ही होगा, है ना, कुछ इस तरह से होगा ये। क्योंकि कभी भी अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको, देखो आपका 2 जो है और यहाँ पे अगर 3 है, तो ये आपका इससे बड़ा है। लेकिन जब इसको हम उल्टा कर देंगे ना, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे, जैसे 1/2 कर देंगे, 1/3 कर देंगे, तो इस केस में ये बड़ा नहीं रहेगा, बड़ा ये वाला हो जाएगा। समझ रहे हो ना, उल्टा करते हैं तो इसका इनइक्वालिटी भी चेंज होता है। तो ये कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड्स, ऐसे होगा,
इसके लिए सॉरी, यहाँ पे देख लेना थोड़ा, इसको थोड़ा सा अपना कर लेना, ऐसे होगा ये। ओके, अब हम देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखो b माइनस ए बाई ए, अब यहाँ पे b की जगह 4 यूज हुआ है, तो log 4/3 हो जाएगा यहाँ पे, और b की जगह 4 और 3 और b की जगह 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 ग्रेटर देन 4/3 ग्रेटर देन, ये आपका हो जाएगा 1/4, है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से होगा आपका, लेकिन आंसर देखोगे तो आपका ये जो ना इनइक्वालिटी इस साइड है, तो कुछ नहीं करना है, ये 3 को इस साइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जिधर ये 1/3 रहेगा उधर ही मूव करना है ना, तो बस कुछ नहीं करना। 1/4 की तरफ जो है मुंह नहीं घुमा हुआ, जैसे उसके उल्टे है, तो 1/4 अगर इधर रहेगा तो इस साइड तो मुंह घुमाना नहीं है, तो ये साइड रहेगा 4/3 और फिर 1/3। तो देखो इस साइड ही मुंह घुमा हुआ है, इस साइड ही घुमा हुआ है, सब कुछ वही है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन 10th नंबर, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। तो साइन एक्स कॉस एक्स इन द इंटरवल ए बी है, और दूसरा है आपका क्वेश्चन log e⁻x एंड 1/x इन द इंटरवल 1 और e। तो e इसका बेस है और पावर उसका x है, और ये 1/x आपका एक फंक्शन है। तो देखो ये आपको कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करना है। यहाँ पे 2 फंक्शन है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए 2 फंक्शन चाहिए होते हैं, तो एक आपका साइन एक्स आ गया, दूसरा कॉस एक्स आ गया, और इंटरवल आपका दिया है। चलो करते हैं इसको। तो देखो आपका यहाँ पे 2 फंक्शन दिया है, तो हम लेट कर लेते हैं, एफ एक्स को लेट कर लेते हैं साइन एक्स, और दूसरे वाले को ले लेते हैं जी एक्स, है ना। अब कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें उसका कंडीशन फुलफिल करना होगा। तो पहला कंडीशन है कि आपका जो एफ एक्स है और जो आपका जी एक्स है, तो पहले हमने दिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ऐसा कि एफ एक्स और जी एक्स जो आपका कंटिन्यूअस है ना, हमें वेरीफाई करना है, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा कंटिन्यूअस है इंटरवल ए और बी में। ओके, और दूसरा हमें कॉचीज थ्योरम बोलता है कि आपको ये भी बताने पड़ेंगे कि जो आपका एफ डैश एक्स है और जी डैश जो एक्स है आपका, वो एग्जिस्ट करता है ए और बी में, या आप डिफरेंशिएबल बोल सकते हो, डिफरेंशिएबल इन ए, इजन ओपन ब्रैकेट होगा इस तरह से, ए और बी। ओके, ये बी में ये डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपका बोलता है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम कि ये कंडीशन यहाँ पे लिखो, पहले कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ये कंडीशन सर्टिफाइड होगा दोनों, देन तो बाई कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। ये होगा, क्या होगा बताओ, एफ बी में से एफ ए, जी बी में से जी ए, और एफ डैश सी डिवाइड बाई एफ जी डैश सी होता है ना। तो b में से ए घटाओ, एफ बी में से एफ है, तो ये रहा आपका फंक्शन एफ एक्स और ये रहा जी एक्स। तो यहाँ से b रखते हैं, ए बी दिया है ना, ए बी दिया इंटरवल, तो एक बार b रखते हैं, तो इसमें b रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन b, और a रखेंगे इसमें, तो साइन a हो जाएगा। ओके, उसके बाद जी बी में से जी ए, तो ये रहा जी, तो इसमें b रखेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा कॉस b, और यहाँ से आपका कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद एफ डैश सी है, तो ये रहा एफ, इसका डैश करो, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा कॉस, और सी कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस सी, जी डैश सी, ये रहा कॉस, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये आपका माइनस में आएगा, तो क्या होगा बताओ, इसको करोगे तो माइनस साइन एक्स होगा, और सी रखना है यहाँ पे क्योंकि जी डैश सी है, तो साइन सी होगा ये। तो देखो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बेसिस पे है, तो देखो मैं दिखा दूँ आपको, साइन बी माइनस ए होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2, और कॉस बी माइनस ए जो कि नीचे आपका है, कॉस बी माइनस ए, ये होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन बी माइनस ए बाई 2।
और नीचे आपका हो जाएगा माइनस में 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और साइन b माइनस a बाई 2, है ना। और इधर आपका एज इट इज छोड़ दो कॉस सी और माइनस साइन सी। तो देखो कुछ कट जाएगा, ये आपका कट गया सेम। अब ये 2 खत्म, तो बचेगा यहाँ पे कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन दोनों साइड है। तो इसको कर लो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस भी ख़त्म कर दो। अब ये कॉस हो जाएगा, ये सेम टू सेम है तो डायरेक्ट लिखते हैं कॉट, कॉस बाई साइन कॉट होता है तो कॉट हो जाएगा और a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा ये आपका। और इधर आपका कॉस बाई साइन आपका हो जाएगा कॉट सी। ओके, कॉट से कॉट खत्म, तो ये बचा a प्लस बी बाई 2 डिवाइड इक्वल टू सी। तो सी का आ गया वैल्यू ये। और ये जो सी आया है ये लाई कर रहा है, लाई बिटवीन किसके बीच, जो हमने इंटरवल लिया था a और b, है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है। ये वाला ओपन ब्रैकेट लो, ओपन ब्रैकेट हमें यूज़ करना है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करके लाएँ इसको। तो a और b में ये लाई कर रहा है, ये आपका c आपको इसी में लाई करेगा क्योंकि ये दोनों को जोड़ के आधा हो रहा था, इसी में आएगा वो। और तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ वेरीफाइड तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम MVT, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, बस इतना लिख के। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ये ऑलरेडी सॉल्व है, दिखा देता हूँ। देखो ये 4.17, ये देखो एग्जांपल यही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है और सेम चीज़ प्रूव भी करना है आपका। तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसके लिए आप एग्जांपल 4.17 देख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर, वेरीफाई द मैक्लॉरिन्स थ्योरम f(x) = 1 माइनस एक्स का पावर 5/2 विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर अप टू 3 टर्म्स, जहाँ पे x = 1 आपको यूज़ करना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका f(x) जो दिया है मैक्लॉरिन्स जो क्या है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, आपको उस पर ले जाके आपको दिखाने हैं, मतलब उसमें रखने हैं आपको और आपको वैल्यू निकालने हैं। इसमें 3 टर्म्स रख दिया, अप टू 3 टर्म्स आप लेने, ज़्यादा नहीं लेने आपको। मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला देखो, ये देखो, है ना, ये वाला, ये कहाँ गया भाई, मैक्लॉरिन, ये रहा देखो नीचे, मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, ये देखो ये वाला है ना, देखो लिखा भी है मैक्लॉरिन थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये रहा आपका। इसमें 3 टर्म लेने हैं, 1 2 3, बस यहीं तक आपको लेने हैं, अप टू 3 टर्म्स। इधर का नहीं लेना है, थीटा एक्स भी आएगा लेकिन इसमें लेना नहीं ना, 3 तक ही बोला है, बस इतना ही लेना है। और इसके लिए आपको चाहिए f0 चाहिए, f'0 चाहिए और f'0 चाहिए, बस आपको लेके इसमें रख देने हैं और x = 1 आपको रखने हैं, उसमें दे रखा है। तो देखो यहाँ पे मैंने वही काम किया है, यहाँ पे देख सकते हो 3 टर्म्स तक। तो इसके लिए f0 चाहिए, तो देखो फंक्शन में 0 रखा है x की जगह, तो 1 आ गया। f' मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया और इसको 0 रखा तो फिर आ गया -5/2, मतलब x जगह 0 किया डिफरेंशिएट करने के बाद तो -5/2 आया। उसके बाद डबल डैश एक बार और डिफरेंशिएट किया इसको, तो ये ऐसा आया और फिर 0 रखा इसमें x की जगह, तो 15/4 आ गया। और यहाँ पे ट्रिपल डैश, तो ट्रिपल डैश लिखाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आगे बताया नहीं है, 3 टर्म्स ही हमें लेने हैं। तो ये आप निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, तो इससे आप छोड़ ही दो, ठीक है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद द लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आपको लिखने हैं, जो कि इस तरह से होता है 3 टर्म्स तक, 1 2 3 टर्म्स हो गए हमारे। अब इसमें आपको x जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको वहाँ पे 1 रखने हैं और यहाँ पे आपने f' और f का मान आपने निकाल रखा है। f0 का आपका 1 आएगा और f' का यहाँ पे 5/2 है माइनस में, और यहाँ पे x है तो x लिख दिया और x 1 आपको रखने हैं ना, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया था। f'0 का मान ये रहा 15/4, है ना, और इसका फैक्टोरियल 2 है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैंने 1 रख दिया, देख सकते हो। बस इसका कैलकुलेशन किया करने के बाद, ठीक है, 4 यहाँ पे है तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस सब कैल्शियम लिया, नीचे 8 आ गया एलसीएम, और इसको कैलकुलेशन किया तो 3/8 आया और काटा इसको तो 0.375 आया। ओके, तो इस तरह से ये आपका आंसर है, इतना का जो है इतना आंसर आया इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, यूजिंग द टेलर्स थ्योरम प्रूव दैट दिस। तो हमें टेलर्स थ्योरम को यूज़ करते हुए इसे प्रूव करना है। तो देखो हमें ये प्रूव करना है कि जो sin x है इससे ग्रेटर होगा और इससे कम होगा, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें एक्सपेंशन देखना होगा sin x का। तो sin x का एक्सपेंशन होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब मैक्लॉरिन सीरीज़ में आपको समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा किस तरह से ये सब sin x का एक्सपेंशन लिखा जाता है। तो देखो sin x का एक्सपेंशन जो होता है आपका मैक्लॉरिन सीरीज़ में, तो ये होता है कुछ इस तरह से,
एक्स के पावर 5 फैक्टोरियल 5 और एक्स के पावर 7 फैक्टोरियल 7, इस तरह से चलता जाता है, प्लस माइनस अल्टरनेट। और यहाँ पे चलता है ऑड नंबर, देखो 3 5 7 और 3 5 7 इस तरह से चला। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे उसको, तो देखो एक्स के पावर 3/6 और ये हो जाएगा। और साइन एक्स का जो साइन एक्स है इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स की जगह एक्स के पावर 3/3 प्लस एक्स के पावर 5/5 माइनस एक्स टू पावर 7/7 इस तरह से जाएगा। और लेस देन एक्स माइनस एक्स का पावर 3/6। अब इस 6 को हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, और प्लस एक्स के पावर 5/120 जो कि आपका फैक्टोरियल 5 का मान है ना। तो ये हो गया। तो एक्चुअल में ये फैक्टोरियल 3 आपका 6 ही है और फैक्टोरियल जो 5 है 120 ही है। तो यहाँ से आप देखो क्या क्या चीज़ें कट जाएगी, जो चीज़ें कट सकती है उसे आप काट दो। देखो ये वाली कट जाएगी, ये वाला कट जाएगा। और यहाँ से जो आपका है ये 5 वाला पार्ट, ये जो है आपका ये वाला कट जाएगा, है ना, प्लस माइनस होने का काट जाएगा। तो इधर बचेगा आपका 0 और इधर बचेगा माइनस एक्स के पावर 7, ये वाला बचेगा, और फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स के पावर 9 डिवाइडेड फैक्टोरियल 9, इस तरह से चलता जाएगा इन्फिनिट तक। और x माइनस फिर 6 ये बचा, ये देखो इधर ये वाला बचा, ये तो कट गया। तो आप देख सकते हो ध्यान से कि ये जो पार्ट आएगा वो 0 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन इससे हमेशा कम होगा, क्योंकि देखो ये हमेशा जो जाएगा फ्रैक्शन में बढ़ता जाएगा, फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना टर्म कम रहेगा उतना वो जो है यहाँ पे वैल्यू जो है ज़्यादा आएगा। अब बताओ यहाँ पे जैसे जैसे आप करते जाओगे 1/2, ठीक है ना, और 1/3 इस तरह से 1/4, जितना वैसे करते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू घट रहा है, 0.00 कर करके 0 ऐसे आएगा। लेकिन ये तो फिक्स रहेगा, ये तो आपका सेम ही रहेगा, बस इसका जो टर्म जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू कम होता जाएगा। इसलिए ये जो है इससे तो कम है लेकिन 0 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, कर दिया कि ये जो एक्चुअल में है ये साइन जो है इससे ग्रेटर तो है लेकिन इससे कम है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो साइन के फॉर्म में हम प्रूफ नहीं कर सकते थे, इसके अनुसार हम देख नहीं सकते थे, लेकिन इसके अनुसार हम देख पा रहे हैं। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अगर इसको आप और बेटर वे से सॉल्व कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 4.4। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हम लोग मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको छोड़ा है वो आपको सॉल्व ज़रूर करने हैं, और नहीं हो तो कमेंट ज़रूर करना है। मैं हूँ आपके साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।